ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं एक टेनिस बॉल का कंपटीशन हो रहा होता है और ये 2007 का यानी 2007 का टाइम होता है। इस कंपटीशन में एक 13 साल का लड़का पार्टिसिपेंट होता है और सब इसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। इस लड़के का नाम ली गुन होता है। ये लड़का जीत रहा होता है। यहाँ पर इसका भाई भी होता है, वो इसको मोटिवेट कर रहा होता है। इसके भाई का नाम ली शिन होता है। ली गुन अपने कंपेटिटर से कहता है कि जीत तो मेरी ही होगी, हर बार की तरह मैं ही जीतूंगा और तुम हार जाओगे। लेकिन इसे क्या पता कि कुछ ही देर में इसकी डेस्टिनी बिल्कुल चेंज होकर रह जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये इस खेल को हार जाता है। पहली दफा ये इस खेल को हार जाता है और इसका हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है और असल में ये हमारे हीरो की बैड मेमोरी होती है जो ये याद कर रहा होता है। हमारे हीरो का नाम ली गुन होता है और ये इस वक्त इस इंसिडेंट को, पुरानी अपनी याद को याद कर रहा होता है और ये अपने ओल्ड मैच को देख रहा होता है। फिर वो ड्रिंक पीने लगता है तो ग्लास तो एम्प्टी हो चुका हुआ होता है। ये फिर अपनी मम्मी पापा और भाई को देखता है तो ये सब सो रहे होते हैं। फिर ये वाइन लेने के लिए आता है। यहाँ पर हमारे ड्रामे की हीरोइन भी बैठी हुई होती है। ये एक डॉक्टर होती है, साइकेट्रिस्ट होती है और ये रैट्स पर, चूहों पर रिसर्च कर रही होती है कि लोगों की बैड मेमोरी को कैसे रेज करके इनकी लाइफ को प्लेजेंट बनाया जा सके। इसका नाम डॉक्टर कयूंग होता है। ये लेडी ली गुन के गिलास को वाइन से भर देती है। ली गुन इसको कहता है कि मैं इतनी ज़्यादा वाइन तो पीता नहीं हूँ, मैं कोई अल्कोहलिक थोड़ी हूँ, तुमने इतनी ज़्यादा वाइन क्यों मेरे गिलास में डाल दी है। जिस पर ये लेडी हंसते हुए इसको कहती है कि असल में स्मॉल सारे गिलासेस ख़त्म हो गए हैं तो मैंने बड़े गिलास में आपके लिए वाइन डाल दी है, तुम प्लीज़ बात को मिसअंडरस्टैंड ना करो। ली गुन कहता है कि ओह अच्छा, सॉरी मैंने एमी फजूल में ही आपको इतनी ज़्यादा बातें सुना दी। असल में मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी हूँ, मुझे अपने पहले प्यार से मिलने के लिए जाना है और मैं इसी उलझन में हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि अब तो मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे मिलकर वो खुश होगी। ये लेडी कहती है कि आप ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं, आपके जैसे अच्छे इंसान तो किस्मत वालों को मिलते हैं, आपको भला रिफ्यूज़ क्यों करेगी। ये सारी बातें डॉक्टर कयूंग भी सुन रही होती है। दिल ही दिल में सोचती है कि लगता है ये लड़का भी किसी बैड मेमोरी की वजह से डिप्रेशन का शिकार है। वो इसकी तरफ फिर गौर से देखते हुए पानी पीने लगती है तो इसकी लिपस्टिक खराब हो जाती है। ली गुन इसकी तरफ देखने लगता है। वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मेरा बॉयफ्रेंड है। ली गुन काफ़ी डरा सहमा सा लो कॉन्फिडेंस वाला लड़का होता है। ये इससे बता नहीं पाता कि इसकी तो लिपस्टिक खराब हो गई है जिसकी वजह से इसको देख रहा है, बल्कि फिर वो पोमीग्रेनेट अपने लिप्स पर लगाकर इसको समझाता है। ये मिरर को देखती है तो चौंक से जाती है और ये इसको टिश्यू देने लगता है तो बाय मिस्टेक ये इसके ऊपर ही गिर जाता है और इसके लिप्स पर इसकी फिंगर आ जाती है। असल में क्यूंग का फ्रंट टीथ टूट चुका हुआ होता है और इसने एक टेम्पररी फेक दांत लगाया हुआ होता है। इससे तो अपने दांत की फिक्र होने लगती है कि कहीं मेरा दांत तो नहीं उतर गया है। ये चेक करती है तो इसका दांत तो बिल्कुल ही ठीक होता है। ये थोड़ा सा फिर रिलैक्स होने ही लगती है कि जहाज को एक झटका से लगता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। ली गुन तो नीचे गिर जाता है, कयूंग का लैपटॉप भी नीचे गिरने लगता है तो ये इसको पकड़ लेती है और ये कहती है कि थैंक गॉड ये नहीं गिरा, इसमें तो मेरी बहुत ही सालों की मेहनत है। फिर वो ली गुन को उठाने लगती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर ली गुन एक लड़की का चेहरा भी इमेजिन करता है जो वो इससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। वो इससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो कहती है कि ठीक है, मैंने ये अपना कार्ड यहाँ पर रख दिया है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके जाने के बाद ली गुन फिर से पास्ट की यादों में खो जाता है, जहाँ पर बाजू फ्रैक्चर हो जाने के बाद इसके माँ बाप इसको इसकी ग्रैनी के पास छोड़ने के लिए आते हैं क्योंकि वो खुद ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रहे होते हैं और अब वो अपने दूसरे बेटे को टेनिस प्लेयर बनाना चाहते हैं और इसे ग्रैनी के पास ही वो छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि हाथ के फ्रैक्चर हो जाने की वजह से अब ये किसी काम का नहीं रहा होता, ये दोबारा से अपनी गेम को नहीं खेल सकता है। ग्रैनी तो कहती है कि ये तुम किस तरह के माँ बाप हो, ये छोटा सा बच्चा है और किस तरह से तुम ब्रूटली अपने बच्चे को यहाँ पर मेरे पास छोड़कर जा रहे हो, ये तो इस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन इसकी माँ इसको कहती है कि अगर हम इसे अपने साथ रखेंगे तो वो अपने भाई से जेलस हुआ करेगा और ये इसके लिए अच्छी बात नहीं है। वो इसको फिर छोड़कर चले जाते हैं। ये जल्दी से अपने जूते पहनता है, अपना बैग पकड़ता है और इनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगता है। ये चीखता है, चलाता है कि माँ मुझे छोड़ कर ना जाए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकूँगा। इसकी ग्रैनी इसके पीछे पीछे आ रही होती है और इसके माँ बाप
इसके आगे आगे जा रहे होते हैं और ये बड़ा इमोशनल सीन था। लेकिन ये पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं कि ये मुड़कर देखते तक भी नहीं है और चले जाते हैं। और फिर इसका पाँव ब्रिज पर स्लिप होता है और इसका मेडल जो इसने जीता हुआ होता है अभी तक गेम्स कर करके, ये भी पानी में गिर जाता है। फिर ये खुद भी पानी में गिर जाता है और इससे फिर उसी छोटी सी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसको हमने पहले भी देखा था, जो इससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर के अपने सीनियर डॉक्टर को, जिसका नाम डॉक्टर हाँ होता है, इसको कॉल पर बता रही होती है कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिसर्च के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ गई हूँ। और इधर ली हूं को इसके डैडी कह रहे होते हैं कि जल्दी से अपने फेस को कवर अप करो और एयरपोर्ट से बाहर निकलो, ये प्रीटेंड करते हुए कि असल में तुम ली शिन हो। असल में ली शिन बहुत ही ज़्यादा कैमरा शाय होता है, इसमें ज़रा सा भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि ये अपने फैंस से मुलाकात कर सके, इनसे इंटरेक्ट कर सके। हालांकि अब तो ये काफ़ी बड़ा प्लेयर बन भी चुका हुआ होता है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लो एस्टीम होती है। इसलिए इसके पेरेंट्स ली गून का फेस कवर अप करवाकर इसको ऐसे प्रिटेंड करवाते ही रहते हैं कि जैसे ये ली शिन हो। ली गून जब पब्लिक गैदरिंग में आता है तो फैंस इसको घेर लेते हैं ली शिन समझकर, और इसका मास्क थोड़ा सा उतर जाता है तो एक आदमी कहता है कि ये तो ली शिन नहीं है, ली शिन तो वो सामने वाली गाड़ी में है। फिर सब फैन ली शिन की तरफ भागते हैं और यहाँ पर ली गून की टक्कर डॉक्टर मयूंग से हो जाती है और दोनों के बैग चेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर शिन अपने फैंस को कहता है कि जीत तो बस इस बार भी मेरी ही होगी हर साल की तरह। और ये सेम वही डायलॉग होता है जो गून ने अपने कंपेटिटर से बोला था और गून को भी पास्ट याद आ जाता है कि ये तो मेरा ही डायलॉग रिपीट कर रहा है। फिर गाड़ी चलती है तो ये लोग ली गून को वहीं पर छोड़ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके डैडी ली शिन से कहते हैं कि तुम इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हो, लेकिन अभी तक तुम में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि तुम अपने फैन से इंटरेक्ट कर सको, इनसे बातचीत प्रॉपरली कर सको। फिर वो देखते हैं कि ली गून तो आया ही नहीं होता, वो तो पीछे ही रह चुका हुआ होता है। ली गून की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, वो टैक्सी लेकर आ जाएगा, जबकि इसका डैडी कहता है कि तुम्हें तो ली गून की कोई फिक्र ही नहीं होती है, गाड़ी चलाने से पहले चेक तो कर लेना चाहिए था कि वो गाड़ी में बैठा भी है कि नहीं है। इनकी बातों से हमें आइडिया होता है कि ली गून की माँ को ली गून के बजाय ली शिन से ज़्यादा प्यार होता है, इसकी ज़्यादा इसको फिक्र होती है, जबकि इसके डैडी को अपने दोनों बेटों की इक्वली फिक्र होती है। इसका डैडी ली गून को फिर मैसेज भी करता है कि तुम ली शिन का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके टैक्सी को हायर करके आ जाना। ली गून काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है अपनी फैमिली के इस तरह के बिहेवियर पर। यहाँ पर पास ही खड़ी डॉक्टर गयूंग इसको देख रही होती है। ये इसे देखकर जल्दी से अपने फेस को दोबारा से कवर अप करने लगता है। ये फिर चले जाती है और इसे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सबको प्रेजेंटेशन दे रही होती है कि हम बहुत ही जल्द इंसानों की बैड मेमोरी को वैनिश करने में कामयाब हो जाएंगे, जिनसे इनकी अच्छी अच्छी यादें ही इनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाया करेंगी, इनकी बुरी यादें ख़त्म हो जाएंगी। और सब इसकी इस अचीवमेंट पर बहुत ही ज़्यादा इसको एडमायर करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये बस से उतरता है, ठंडी हवा का झोंका इसको ठंडा कर देता है। ये सोचता है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। फिर इसके जूते को बबल लग जाती है, जबकि इसका भाई बड़े कोजी से रूम में आकर आराम सुकून से जूते चेंज कर रहा होता है। इतनी देर में ये भी घर पहुंच जाता है। इसको देखकर इसके डैडी कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम घर आ गए हो, अब जल्दी से आकर गरम गरम खाना खा लो। जबकि इसकी माँ कहती है कि तुम तो एक नंबर के लेज़ी हो, तुम्हारी अपनी लेज़ीनेस की वजह से तुम वहाँ पर रह गए थे। इससे अपनी माँ की बात पर बहुत ही दुख होता है कि इनको मेरी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती, फिक्र नहीं होती। लेकिन ये रिएक्ट किए बिना ही अपने कमरे में चला जाता है। इसका डैडी अपने छोटे बेटे को यानी ली शिन को कहता है कि जाओ जाकर अपने भाई की हेल्प करो चेंज करने में, वो ठंडे ठंडे मौसम में घर आया है, वो थका हुआ होगा। फिर गून अपनी पैंट को चेंज कर रहा होता है जब शिन दरवाज़ा खोलता है और ये कहता है कि बाहर जाओ, मुझे कपड़े तो चेंज करने दो। फिर ये बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इसके रूम में इसकी माँ आ जाती है रेफ्रिजरेटर में से कुछ लेने के लिए। ये अपनी माँ से कहता है कि एक तो आपने मेरे ही कमरे में फ्रिज को रखना था। इसकी माँ कहती है कि तुम किसी दूसरे कमरे में जाकर शिफ्ट हो जाओ, फ्रिज तो इसी कमरे में ही रहेगी। फिर इसके रूम को हम देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुक्स होती हैं जिनके नाम इस तरह के होते हैं कि हाउ टू इंक्रीज सेल्फ स्टीम, हाउ टू बूस्ट अप कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी हुई होती हैं। फिर ये खाना खाने बाहर आता है तो इसकी माँ बड़े प्यार से शिन को खाना सर्व करती है। फिर इसके डैडी को खाना देती है और फिर इनके डॉग को जिसका नाम कोला होता है इसको ये खाना सर्व करती है। और शायद वो अपने बड़े बेटे को यानी गून को भूल ही जाती है कि इसको भी खाना देना है। गून को तो इस डॉग से जेलसी होने लगती है कि मुझसे बेहतर तो ये है कि एटलीस्ट इसको तीसरे चौथे नंबर पर खाना तो मिल रहा है और मेरी बारी ही नहीं आ रही है।
फिर वो जेलसी की वजह से इसको बाइट करने लगता है और पप्पी ही इसको उल्टा बाइट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल और पप्पी ही इसको उल्टा बाइट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर कयूम के साथ नेक्स्ट डे का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी इसका फेक दांत उधर जाता है और ये अपना मुंह बंद करके सर हिला हिला कर डॉक्टर हाँ की बातों का रिस्पॉन्स दे रही होती है। ये बड़ा फनी सा सीन होता है। फिर यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो 4 महीनों के बाद कहीं से आया हुआ होता है और वो इससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इसको इसके नए प्रोजेक्ट की अचीवमेंट पर कंग्रेचुलेट भी करता है, लेकिन ये तो अपना मुंह बंद किए सर हिला हिलाकर इससे भी बात कर रही होती है और फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और इसका बॉयफ्रेंड सोचने लगता है कि इसका बिहेवियर इतना वेird सा क्यों है मेरे साथ। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपना नया दांत फिर लगवा ही लेती है, इम्प्लांट करवा लेती है और खुद को शीशे में देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है कि चलो शुक्र है ये प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हुई, अब कल की प्रेजेंटेशन भी मैं अच्छे तरीके से दे सकूंगी और प्रेजेंटेशन को देने के बाद मैं सोनबई के साथ बार बार डेट पर भी जा सकूंगी और एंजॉय करूंगी। सोनबई इसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने लगती है तो ये हैरान परेशान हो जाती है क्योंकि इसका बैग तो चेंज हो चुका हुआ होता है। फिर इसको याद आता है कि एयरपोर्ट पर जिस लड़के से मैं टकराई थी उसी के साथ मेरा बैग चेंज हो गया होगा। वो इसको कॉल करती है, इसके बैग पर इसका नाम भी लिखा हुआ होता है और इसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ होता है, लेकिन गून का नंबर तो मुसलसल एंगेज जा रहा होता है, बिजी होता है क्योंकि अपने किसी दोस्त के साथ टेलीफोन पर बात कर रहा होता है। इसका दोस्त इसको कहता है कि कल तुम्हारे स्कूल की ये रीयूनियन पार्टी है, तुम लास्ट में जाना क्योंकि कल शायद तुम्हें स्कूल में पार्टी में वही लड़की मिल जाए जिसे तुम सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो लड़की मुझे मिल भी गई तो अब जो मेरी कंडीशन है वो मुझे देकर मुझसे नफरत ही करेगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी और ये बात मुझे मज़ीद हर्ट करेगी। इसका दोस्त इसको कहता है कि तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है कि तुम खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को पैदा करो, तभी तुम्हें प्यार भी मिलेगा, अटेंशन भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। वो कहता है कि अच्छा ये बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बंदे के पास सक्सेस हो तो फिर उसको प्यार भी मिलने लगता है, उसको सेल्फ एस्टीम भी खुद ब खुद ही उसमें पैदा हो जाती है और उसमें कॉन्फिडेंस भी खुद ब खुद ही पैदा हो जाता है और इस बंदे की ये बात मुझे बिल्कुल ठीक लगती है। एनीवेज फिर हम अगले सीन में देखते हैं ये कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ होता है और अपने भाई की फोटो को देखकर इसे बड़ी जेलसी से महसूस होती है और ये इसकी आंखों को मार्क कर देता है, काला कर देता है मार्कर से और फिर ये बाहर आता है तो इसको एक लड़की पहचान लेती है और भागती हुई इसके पास आती है और कहती है कि आपका नाम ली गुण ही है ना, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, आप तो हमारे कंट्री के बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, आपने ही हमारी कंट्री के लिए पहला गोल्ड मेडल भी जीता था। वो इसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है जिस पर ये भी हैप्पी हो जाता है कि एटलीस्ट मुझे कोई एक इंसान तो रिकग्नाइज करता है। फिर इसका भाई बाहर आता है और कहता है कि पता नहीं किसने मेरी फ़ोटो को ख़राब कर दिया है। हालांकि इसके भाई को पता होता है कि ये इसने ही किया है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा प्रीटेंड करता है कि मुझे नहीं पता कि पता नहीं किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है मुझे इस पर बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया है और मैं तो आग बगोला हो गया हूँ और अब जल्दी से जाओ मेरे लिए ठंडा ठंडा शेक लेकर आओ ताकि मैं खुद को काम कर सकूँ। ये अपने भाई से अपने मैनेजर का काम भी लेता है, अपने ड्राइवर का काम भी लेता है, अपने सर्वेंट का काम भी लेता है और अच्छी तरह से जब दिल करे इसको डिग्रेड भी करता है। ये कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आ जाता है तभी डॉक्टर कयूंग इसको कॉल करती है। ये दोबारा जब इसको कॉल करती है तो इस बार इसकी कॉल लग जाती है और ये इसको बताती है कि हमारे बैग एयरपोर्ट पर चेंज हो गए थे एक दूसरे के साथ, तो आप प्लीज़ मुझे मेरा बैग लौटा दें। वो इसको कहता है कि अभी तो मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा और फिर वो इसकी कॉल को ड्रॉप कर देता है और फिर वो शेक लेकर आता है। तो इसका भाई, इसका दोस्त और वही लड़की जिसने थोड़ी देर पहले इसको इतना ज़्यादा एडमायर किया होता है उसी रूम में बैठी हुई होती है। जब ये देखता है कि वो लड़की भी इसी रूम में बैठी हुई है तो इसको पता होता है कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरा भाई मुझे इस लड़की के सामने ह्यूमिलेट कर सकता है और ऊपर से मैंने इसके लिए शेक पकड़ा हुआ है। तो अभी तो थोड़ी देर पहले ये लड़की मेरी इतनी ज़्यादा तारीफें कर रही थी, मुझे एडमायर कर रही थी, मुझे वैल्यू दे रही थी, तो मुझे वो सर्वेंट का काम करते हुए देखेगी, शायद ये भी मुझे दूसरे लोगों की तरह ह्यूमिलेट करे। तो वो बाहर ही रुककर इनको देखने लगता है। ये तीनों इसको देख लेते हैं और इसको अंदर आने का इशारा करते हैं। वो अंदर आता है तो ये लड़की इसकी तरफ सीट को बढ़ाती है कि यहाँ पर बैठ जाओ, लेकिन इसका दोस्त इसको इशारा करता है कि तुम यहाँ पर ना बैठना। ये जल्दी से अपनी टांग से सीट को पीछे कर देता है। फिर इसका भाई बड़े ह्यूमिलेटिंग तरीके से इसकी तरफ एक फाइल को बढ़ाता है और कहता है कि जाओ इसकी कॉपीज को करवा कर लाओ, और ये फाइल को रीड आउट करने लगता है जिस पर इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और ये इस लड़की के सामने इसकी इंसल्ट कर देता है और कहता है
कि तुम्हें जो काम बोला गया है तुम वही करो, मैनेजर हो तो मैनेजर ही बनकर तुम रहो। इससे अपना आप इस लड़के के सामने बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यू महसूस होता है और ये फिर से एंग्जाइटी और डिप्रेस का शिकार होने लगता है और इसके बाजू में भी दोबारा से पेन होना शुरू हो जाती है। जब भी इसको डिप्रेशन होता है इसके बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर कियोंग इसे कॉल्स पर कॉल्स कर रही होती है, मैसेजेस इसको कर रही होती है कि प्लीज़ मेरा बैग मुझे दे दो। इससे तो फिर एंग्जाइटी होने लगती है क्योंकि इसके बैग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। फिर ये एक एंग्जाइटी के पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है, इसका चेकअप कर रही होती है। तो जैसे जैसे वो टांगे हिला रहा होता है जो पेशेंट होता है, सेम वैसे ही ये अपने लेग्स को हिला रही होती है और ये बड़ा फनी सीन था। जो पेशेंट की हालत होती है वही डॉक्टर की हालत होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इसकी कोलीग इसको बताती है कि डॉक्टर हॉन्ग का एक पेशेंट आया है। डॉक्टर हाँ तो इस वक्त हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं है, तो तुम जाकर चेक कर लो। और जब ये चेक करने के लिए आती है तो इसको याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो जहाज में मुझे मिला था और फिर ये इसके हाथ पर पिंच करती है। ये शायद कोई इसकी ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। ये कहता है कि ये क्या किया है तुमने, मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है और तुमने पिंच किया है मुझे, कोई प्रॉपर सा ट्रीटमेंट मुझे दो। वो कहती है कि तुम्हारा पेन सवेर नहीं है, बड़ा आम सा है, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कुछ डेली एक्सरसाइज किया करोगे तो तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो सकता है। जिस पर ये कहता है कि तुम्हारा मतलब है जिस दर्द की वजह से मेरी ज़िंदगी बुरी यादों में घिर गई, जिस दर्द को मैं पिछले 15 सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिस दर्द ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, ये दर्द सीरियस ही नहीं है। इसकी बात पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और टची सा फील करती है। वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। ये इसको रोकने लगती है कि अभी पूरी तरह से तुम्हें आराम नहीं आया है, रुक जाओ। वो कहता है कि तुम कमाल की डॉक्टर हो, मेरा दर्द तुम्हारी बात सुनते ही ख़त्म हो गया है। फिर वो जाने लगता है तो ये इसको रोककर कहती है कि मैंने जहाज़ में सुना था कि तुम अपने प्यार से मिलने की बात कर रहे थे, तो क्या तुमने इससे मिल लिया है? और अगर नहीं मिला तो तुम्हें चाहिए कि तुम इससे मिलो। शायद इससे मिलने की वजह से तुम्हारी बुरी यादें तुम्हारी अच्छी यादों में बदल जाए। वो कहता है कि अगर जो थोड़ी बहुत अच्छी यादें बाकी हैं मेरे पास, अगर वो भी बुरी यादों में बदल गई तो फिर क्या होगा? वो इसकी बात पर चुप हो जाती है। फिर इसके चले जाने के बाद इसे एकदम से याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो एयरपोर्ट पर मेरे साथ टकराया भी था और इसी के पास तो मेरा बैग भी है। और ये फिर इसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन ये तब तक वहाँ से जा चुका हुआ होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने दोस्त के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, डिप्रेसिंग सा होता है। ये इसको कहता है कि मैं कभी भी स्कूल की पार्टी में नहीं जाऊँगा। और अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर कयोंग इसको कॉल करती है और कहती है कि तुम ये ना समझना कि मैंने तुमसे अपना बैग लेने के लिए तुम्हें कॉल की है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी, मुझे तुम्हारी बातें याद आ रही थी और मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती थी कि तुम अगर कभी खुद को बहुत ही ज़्यादा परेशान महसूस करो, डाउन फील करो, तो तुम हॉस्पिटल में आ सकते हो और मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो और मेरे साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं ये हॉस्पिटल में अपने चूहों को देख रही होती है जिन पर ये एक्सपेरिमेंट कर रही होती है कि इससे ली गून का मैसेज आता है कि कल मैं आकर आपका बैग आपको लौटा जाऊंगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे अपने भाई को ड्रॉप करने के लिए आता है तो इसका भाई इसका स्कूल रीयूनियन का इनविटेशन कार्ड उठाकर कहता है तुम्हें भला कौन जानता होगा स्कूल में, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे स्कूल में जाकर तुम्हारी वैल्यू को बढ़ा दूं तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ये अपने भाई की बात पर बड़ा ऑफेंड हो जाता है और जल्दी से इससे कार्ड छीन लेता है और फिर इसका भाई कहता है कि तुमने तो इतना ज़्यादा गुस्सा करके मुझे डरा ही दिया है जिस तरह से तुमने कार्ड छीना है, और फिर इसका भाई वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये डॉक्टर कयोंग को कॉल करता है। वो डॉक्टर हॉन्ग को अपने आज की प्रेजेंटेशन के बारे में बता रही होती है और ये कॉल को पिक नहीं कर पाती है। वो इसको काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करता है लेकिन ये कॉल को पिक नहीं कर पाती है। फिर हम देखते हैं इसका भाई भी इसी हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलने के लिए आया होता है जो कि डॉक्टर कयोंग की टीम का हिस्सा होता है जिसका नाम डॉक्टर जिम होता है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते पानी एक फाइल पर गिर जाता है। डॉक्टर जिम तो परेशान हो जाता है, ये जल्दी से पानी को साफ करने लगता है। शिन देखता है कि इस फाइल का टाइटल होता है बैड मेमोरी रेजर। ये डॉक्टर जिम से पूछता है कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है। डॉक्टर जिम इसको कहता है कि ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में ऊंची आवाज में बात बिल्कुल भी ना करो। लेकिन इसके दिमाग में तो इस प्रोजेक्ट के लिए क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी हुई होती है। इधर हम देखते हैं गून फिर से कयोंग को कॉल करता है कि मैं तुम्हारा बैग लेकर आ रहा हूँ। वो कहती है कि ठीक है आ जाओ, और फिर ये सोचते हैं कि जब तक ये बैग लेकर आएगा तब तक मैं अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन की तैयारी को थोड़ा बहुत डन कर लेती हूँ। और फिर ये बहुत ही केयरफुली माउस को ट्रांसफर करने लगते हैं और जिस बंदे ने रैट को पकड़ा हुआ होता है वो स्लिप हो जाता है और जार गिरते गिरते डॉक्टर कयोंग पकड़ लेती है। लेकिन जब देखती है तो रैट तो इसमें भाग चुका हुआ होता है। ये सारे हॉस्पिटल में रैट के पीछे पीछे भागते हैं, सब लोग इनको चूहे के पीछे भागता हुआ देखकर हैरान परेशान हो रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। शिन भी वहीं पर होता है। आगे जाकर रैट रुक जाता है
तो ये रैट को खाने के लिए कुछ स्नैक्स देती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इन स्नैक्स को खा लो और हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होने दो। लेकिन वो तो फिर से भाग जाता है। आगे से गून गाड़ी लेकर आ रहा होता है तो रैट गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। इस बात पर डॉक्टर क्योंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो सैड भी हो जाती है और वो तो शॉक भी हो जाती है। गून इसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ है, क्या ये तुम्हारा पेट था? लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे इस लॉस को कॉम्पनसेट कर दूंगा। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है। पहले तो वो खामोशी से वहां से जाने लगती है, फिर ये पलटती है और इसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हारी नजर में हर चीज को कॉम्पनसेट कर देने से लॉसेस पूरे हो जाते हैं क्या? तुम्हारी नजर में अपनी कोई वैल्यू नहीं है तो तुम किसी जानवर की लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं समझते हो। तुम एक लूजर हो और तुम हमेशा लूजर ही रहोगे। और मैंने तुम्हें उस दिन मशवरा दिया था ना कि तुम अपने पहले प्यार को जाकर ढूंढो, जिससे तुम अपनी बुरी यादों को बुलाकर अपनी अच्छी यादों को एस्टेब्लिश कर सकोगे। तो अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम कभी भी अपने पहले प्यार को जाकर ना मिलना, क्योंकि जिस तरह के लूजर इंसान तुम हो, जिस तरह की बुरी यादों की वजह से तुमने अपने आप को इतना बुरा बना लिया है कि तुम किसी भी जानवर की जिंदगी को कोई वैल्यू नहीं देते हो। तो अगर तुम्हारे पहले प्यार की जगह मैं होती तो मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट ना करती, मैं तुम्हें रिफ्यूज कर देती। और तुम कभी नहीं बदल सकते हो, तुम मर कर भी नहीं बदल सकते हो। वो इतनी कड़वी बातें सुनाकर वहां से चले जाती है और ये अपने दिल में सोचता है कि क्या मेरी जिंदगी की वैल्यू इस चूहे से भी कम है? क्या मैं इस चूहे से, रैट से भी ज्यादा वैल्यूलेस हूँ? इसका भाई इसको देख रहा होता है और इसके भाई के एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि इसको अपने भाई की इंसल्ट पर बहुत ही बुरा फील होता है। अगले सीन में हम देखते हैं, ये अपने प्रेजेंटेशन के लिए सब हाई ऑफिशियल्स को बताती है, जिनमें प्रेसिडेंट भी होता है, कि जिस चूहे पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले इसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो चुकी हुई हूँ और अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम किसी इंसान पर ही एक्सपेरिमेंट करूंगी जिस पर सब हैरान हो जाते हैं, इसको एडमायर भी करते हैं इसकी जुर्रत पर और परेशान भी होते हैं कि क्या ये वाकई में अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कर भी पाएगी कि नहीं। इधर हम देखते हैं इसका भाई फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा होता है और इसने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ होता है, बारिश हो रही होती है। इससे डॉक्टर क्यूंग की बातें याद आ रही होती है और ये काफी डिस्टर्ब सा होता है। ये वहां से फिर चला जाता है। इसका भाई इसको जाते हुए देखने लगता है और इसका भाई उदास महसूस करता है। फिर ये घर आता है तो खाना भी नहीं खाता और ना ही ये किसी से बात करता है। इसकी फैमिली इसके इस बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब सी महसूस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को कन्विंस कर रही होती है कि जो एक्सपेरिमेंट मैं करने के लिए जा रही हूँ इससे इंसानों की जिंदगी प्लेजेंट होगी, खुशगवार होगी। ये अपनी बुरी यादों को भुला सकेंगे और अपनी अच्छी यादों की वजह से अपनी जिंदगी को डिप्रेशन जैसी बुरी बीमारी से बचा सकेंगे और खुश रहना सीख सकेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं ये पानी में डूब रहा होता है और फिर इसको हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। इसका भाई इसको हॉस्पिटल लेकर आता है और इसका भाई बहुत ही ज्यादा वरीड होता है अपने भाई के लिए। इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। डॉक्टर क्यूंग को लगता है कि शायद मेरी बातों की नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से शायद इसने सुसाइड की कोशिश की हुई होगी, जिसकी वजह से इसने पानी में छलांग लगा दी होगी और अब जो भी हो जाए मैं इसकी बुरी यादों को बुला कर ही दम लूंगी। और फिर वो इस पर ऑपरेशन कर देती है, वो ही एक्सपेरिमेंट कर देती है जिसके बारे में ये सबको प्रेजेंटेशन दे रही होती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं इसका भाई बहुत ही परेशान सा बैठा हुआ होता है। इसके भाई के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई राज, कोई मिस्ट्री छुपाए हुए है या फिर शायद इससे किसी बात का गिल्ट। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें इस ड्रामे की सारी मिस्ट्रीज का पता चलता जाएगा। फिर हम देखते हैं गून के दिमाग से सारी बुरी यादें एक एक करके गायब होने लगती हैं और फिर ये एकदम से उठ जाता है। मॉर्निंग में जब डॉक्टर क्यूंग इसको देखने के लिए आती है तो ये तो हैरान रह जाती है क्योंकि ये बेड पर नहीं होता। फिर ये देखती है तो ये एक साइड पर बैठकर कॉफी बड़े आराम से पी रहा होता है और इसके बॉडी एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंस सा महसूस कर रहा है। ये इसके सामने आकर पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो? वो चुप ही रहता है और इसकी तरफ वो उससे देखने लगता है। फिर इसको कहती है कि क्या तुम्हें ये पता है कि मैं कौन हूँ? वो उठकर एकदम से इसको गले लगा लेता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम मेरा फर्स्ट लव हो। और ये तो इसके बात पर हैरान परेशान हो जाती है और यहाँ पर इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं वही एपिसोड 1 के लास्ट वाले सीन को, जहाँ पर एपिसोड 1 एंड हुआ था कि ली गून की आंख खुल जाती है, ये उठकर बैठ जाता है, अपना मास्क उतार लेता है और यहाँ पर फिर हम देखते हैं क्यूंग को इसकी कोलीग बताती है कि आपको आज अपने घर जाना चाहिए। आपकी माँ की पिछले 15 दिन से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। अब तो उस लड़के का ऑपरेशन भी हो गया है, आप घर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लें,
फिर बाद में आ जाएगा, लेकिन वो तो इसके बात को नज़रअंदाज करके ली गुन को देखने के लिए आ जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं ली गुन बड़े कॉन्फिडेंस से उठता है, अपने लिए टी बनाता है और पीने लग जाता है। और यहाँ पर वो इसके रूम में आती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये तो बेड पर होता ही नहीं है। ये जल्दी से सामने देखती है तो ये कप हाथ में पकड़े सामने बैठा हुआ होता है। ये चौंक से जाती है कि पता नहीं मेरा ऑपरेशन कामयाब भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। वो इससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो चुप ही रहता है, इसके बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन बड़े इमोशनल तरीके से वो इसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर वो इसके करीब होकर कहती है कि अच्छा तुम मुझे यही बता दो कि तुम कौन हो। वो फिर से चुप रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये फिर से कहती है कि क्या तुम्हें ये पता है कि मैं कौन हूँ। वो इसकी आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए इसके चेहरे को फिर अपने हाथ से छूता है और इससे वही लड़की याद आ जाती है जिसे हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। फिर ये स्माइल सा करता हुआ उठकर खड़ा हो जाता है और इसको कहता है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गई हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तुम तो मेरा पहला प्यार हो, मैं तुम्हें कैसे भला भूल सकता हूँ। और वो ये कहकर इसको हक कर लेता है और ये इसके बात पर शॉक्ड हो जाती है कि ये इसने क्या बोला है कि मैं इसका पहला प्यार हूँ। इतनी देर में लोग गोन के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो आकर पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने हमें पहचाना है कि हम कौन हैं। और फिर वो डॉक्टर से भी पूछते हैं कि क्या हमारा बेटा ठीक है। फिर हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है जब मिस्टर ली गोन का सीटी स्कैन किया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं कि डॉक्टर कियोंग का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक बैठा होता है। इसकी सारी बैड मेमोरीज रेस हो चुकी हुई होती हैं। ये बड़े स्माइल के साथ अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। सब इस कामयाबी पर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कियोंग को ख्याल आता है कि ये क्या बूंगी मार रहा था। थोड़ी देर पहले ये मुझसे क्या कह रहा था कि मैं इसका फर्स्ट लव हूँ, क्या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। वो ये सोचकर परेशान सी हो जाती है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं इसकी सारी फैमिली और इसका फ्रेंड इसको बड़े गौर से देख रहे होते हैं। ये कहता है कि क्या हो गया है आप लोगों को जो मुझे इस तरह से देख रहे हो। वो जल्दी से एक साथ पीछे को हो जाते हैं। इसकी माँ इसको फिर कहती है कि बेटा क्या तुम्हें पता है कि हम कौन है। इसका डैडी इसको कहता है कि ली गुन तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इसकी माँ इनको कहती है कि तुमने खुद ही तो इसका नाम लिया है और खुद ही पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा नाम क्या है। ली गुन इनको कहता है कि आप दोनों ये मुझसे किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप दोनों आर्टिस्ट हैं। वो हैरान रह जाते हैं कि ये क्या कह रहा है और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो कि हम दोनों आर्टिस्ट हैं। वो कहता है कि आपने जिस तरह का मेरे जैसा हैंडसम लड़का पैदा किया है तो इतनी खूबसूरती वाली चीज़ बनाना पैदा करना तो सिर्फ आर्टिस्ट का ही काम होता है। सब इसके बाद इसका एटीट्यूड, फनी सा एटीट्यूड देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि ये तो बड़ा ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहने वाला लड़का था, ये कैसे अपनी तारीफ को कर रहा है। फिर इसके डैडी इसको कहते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है। वो कहता है कि मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग लड़के का एक्सीडेंट कैसे भला हो सकता है। ये देखिए मेरी लेग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मेरी बाइसेप्स को देखें, मेरी सिक्स पैक को देखें, मुझे तो कोई भी चोट कहीं नहीं लगी है, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा भला मेरा। शिन जल्दी से यहाँ पर बोल पड़ता है कि असल में तुम सीढ़ियों से गिर के थे, इसके अलावा तो तुम्हारा किसी भी किस्म का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसका दोस्त तो ली गुन का इतने कॉन्फिडेंस वाला रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वो इसके पास आकर इसको टच करने लगता है और शिन इससे पूछता है कि गोन तुम्हें आखिरी बात क्या याद है, क्या आखिरी दफा तुम्हारे साथ वाला क्या हुआ था। गोन इसको कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि मेरा कोई टेनिस मैच था जो मैंने जीत लिया था, इसके अलावा मुझे कुछ भी सही तरह से याद नहीं आ रहा। शिन सोचता है कि मुझे लगता है कि इसकी सारी बुरी यादों को रेज कर दिया गया है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके ऐसा कर दिया है, इसे अब बस अच्छी अच्छी बातें ही याद हैं, बुरी कोई भी बात याद नहीं है। इधर हम डॉक्टर हॉन और डॉक्टर जिम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल हो जाने पर, और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब इनको नोबेल प्राइजेस मिलेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर फिर हम देखते हैं डॉक्टर कियोंग सारा रिकॉर्ड चेक कर रही होती है ली गुन की फाइल को, क्योंकि ये डॉक्टर हॉन का पुराना पेशेंट जो था, तो डॉक्टर हॉन के पास इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। इससे कहीं भी मिस्टर गोन के पहले प्यार का कोई हिंट नहीं मिलता है, तो ये सोचती है कि इसका पहला प्यार मैं कैसे हो सकती हूँ। फिर वो इसके रूम की तरफ आती है तो ये बेड पर टांगे फैलाए खाने पीने में बिजी होता है। इसकी माँ इसको बड़े प्यार से खिला रही होती है। ये इसकी तरफ देखने लगता है, ये दीवार के पीछे छुप जाती है और सोचती है कि मुझे सबसे पहले इससे अकेले में मिलना होगा, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर इनको बताता है कि आपकी बेटी की सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं अब इसको याद है, इसकी सारी कड़वी बातें, बुरी बातें इसको भूल चुकी हैं। इसकी माँ इसको कहती है कि आपको इस टाइप का ऑपरेशन करने से पहले हमसे पूछ तो लेना चाहिए था, जिस पर डॉक्टर बताता है
कि मैंने आपके बेटे शिन से पूछा था और आपके बेटे ने ही हमें इजाज़त दी थी, तो हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जिस पर ये इसको देखने लगते हैं कि तुमने हमसे पूछे बिना परमिट क्यों कर दिया था। शिन कहता है कि इसकी लाइफ को अच्छा बनाने का सिर्फ यही रास्ता था कि इसकी बुरी यादों को खत्म कर दिया जाए। फिर डॉक्टर इनको कहता है कि क्या आपके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड थी। ये शिन से पूछने लगते हैं कि तुम तो इसके भाई हो, तो तुम्हें पता होगा कि क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी। फिर डॉक्टर इनको कहता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि अब आप अपने बेटे के सामने पास्ट की ऐसी कोई भी बात ना करें जिसको इसका पास्ट याद आने के चांसेस हों, क्योंकि इसकी तबीयत इस तरह से बिगड़ सकती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गून बैठा हुआ काफी पीता हुआ डॉक्टर क्यूंग की बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सी आंखों को याद करके खुश हो रहा होता है और इसको मच्छर भी काट रहे होते हैं, इसके इर्द गिर्द मच्छर मंडला रहे होते हैं। फिर ये मच्छरों से बात करता है कि मुझे लगता है कि तुम सबको मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया हूँ, जिसकी वजह से तुम लोग मेरे ही इर्द गिर्द घूम रहे हो, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। फिर यहाँ पर नर्स आ जाती है इसकी पट्टी करने के लिए। इस डॉक्टर से कहता है, नर्स से कहता है कि तुम तो मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रही हो ना पट्टी करने के बहाने से, इसलिए तुम बार बार मेरे पास आती हो। मेरे जैसा हैंडसम लड़का तुमने कभी देखा नहीं होगा। और फिर तो इसका एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज हो चुका हुआ होता है। ये हॉस्पिटल में आने जाने वाली नर्सिस को, डॉक्टर्स को फ्लाइंग किस कर रहा होता है, छेड़ रहा होता है। और इधर से डॉक्टर क्यूंग आ रही होती है, ये बड़ी जल रही होती है, परेशान सी हो रही होती है। इसको अभी तक गून की बातें ही याद आ रही होती हैं कि इसने मुझे क्यों बोला कि मैं इसका फर्स्ट प्यार हूँ। असल में ये क्या मिस्ट्री है, मुझे इसको एक्सपोज करना ही होगा। और ये सामने देखती है तो सामने यही खड़ा होता है। ये जल्दी से एक रूम में घुसने लगती है, तो ये भी इस रूम में इसको देखकर जल्दी से अंदर आ जाता है और इसको कहता है कि शायद तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा कोई फर्स्ट लव नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर हूँ और मैंने तो सिर्फ उसी दिन तुम्हें पहली दफ़ा देखा था जब मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर रही थी। ये बात तो ये इससे झूठ कह देती है। ये कहती है कि पहले मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम सिर्फ मेरे एक पेशेंट हो, इसके अलावा हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो इसका सर पकड़कर अपनी तरफ मोड़कर कहता है कि मेरी तरफ देखकर तुम ये बात करो, क्या तुम वाकई में मुझे नहीं जानती हो? क्या मेरा फेस इतना ऑर्डिनरी है कि कोई मुझे इतनी जल्दी आसानी से भूल जाए? तभी बाहर कोई लड़की नर्स अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बड़ी सेक्सी सी बातें कर रही होती है और इनको अंदर आवाज़ आने लगती है, तो ये इस लड़की का मजाक उड़ाने लगता है। ये अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि आई लव यू, तो ये अंदर से बोल देता है कि आई लव यू टू। इस लड़की को शक होता है कि शायद अंदर कोई है जो मेरी बातें सुन रहा है। वो दरवाजे के साथ कान लगाती है और फिर ये दरवाज़ा को खोलने लगती है। ये अंदर से दरवाजे के लॉक को पकड़ लेता है और दरवाजे को खुलने नहीं देता, जिस पर डॉक्टर इसको कहती है कि दरवाज़ा खोलो, हम दोनों बाहर जाते हैं। ये इसको कहता है कि नहीं नहीं, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ बाहर निकलेंगे तो लोग सौ तरह की नेगेटिव बातें कर सकते हैं कि एक लड़का लड़की कमरे में अकेले क्या कर रहे थे, जिस पर ये कहती है कि कोई इतनी बड़ी ये बात नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम पेशेंट हो। और डॉक्टर तो यूजुअली अपने पेशेंट को अकेले चेक करते हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि दरवाजे का लॉक ऑटोमेटिकली लग जाता है, ये खुल ही नहीं पा रहा होता। ये अपने लेफ्ट हैंड से दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, तो ये नोट करती है कि ये अपने राइट हैंड से अभी भी ये काम नहीं कर रहा, तो शायद मेरा ऑपरेशन ठीक तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो ये बात सोचकर सैड हो जाती है। वो इससे पूछती भी है कि तुम अपने राइट हैंड से दरवाज़ा खोलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मेरा लेफ्ट हैंड ही काफ़ी है, मुझे राइट हैंड को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरह से वो बात को मजाक में डाल देता है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और ये दरवाज़ा खोलने लगती है और ये इसको लॉन्ड्री बैग में छुप जाने का कहती है, बास्केट में छुप जाने का कहती है। वो कहता है कि ये तो मरीजों वाले गंदे कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं तो कभी नहीं यहाँ पर छुपूंगा। जिस पर वो थोड़ा सा ट्रिकी होकर इसको कहती है कि क्या तुम अपने फर्स्ट लव की बात भी नहीं मानोगे, क्या तुम मेरे लिए भी यहाँ पर जाकर नहीं छुपोगे? वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे ज़्यादा खुद से प्यार करता हूँ, मैं इन गंदे जरासीम वाले कपड़ों में जाकर नहीं छुप सकता हूँ। लेकिन वो इसको रिक्वेस्ट करती है तो वो जाकर बास्केट में जल्दी से छुप जाता है और ये दरवाजे को खोलकर वहाँ से चले जाती है। और इसके जाने के बाद ये बैग में से, बास्केट में से बाहर निकलता है और सोचता है कि मुझे तो ये सारे जम्स लगे हैं, अब मुझे नहाना ही होगा। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इसके बाद रिसेप्शन पर आकर पूछते हैं कि मेरे बेटे ली गून का क्या हाल है। तो इनको पता चलता है कि ली गून तो हॉस्पिटल से भाग गया है, सब इसको पकड़ने के लिए भागते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ली गून अपने घर आ चुका हुआ होता है और ये बड़े आराम से बात ले रहा होता है और अपने पास्ट की अच्छी अच्छी बातों को याद करके स्माइल कर रहा होता है। जब ये मैचेस खेला करता था, लड़कियां इसके लिए गिफ्ट लाया करती थी, इससे ऑटोग्राफ लिया करती थी, सब इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। और फिर ये सोचता है कि मेरी सारी मेमोरीज़ मुझे याद क्यों नहीं आ रही हैं, बस कुछ कुछ मेमोरीज़ ही मुझे क्यों याद आ रही हैं। फिर वो नहाकर बाहर निकलता है और बड़ी मुश्किल से अपने लिए ये कोई
ड्रेस पसंद करता है, सब कपड़ों को ये रिजेक्ट कर करके फेंकता जाता है कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, इसका ब्रांड अच्छा नहीं है और इसका कलर अच्छा नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये अपने लिए कोई ड्रेस चूज़ करता है और यहाँ पर हम देखते हैं शिन भी इसे ढूंढते हुए जल्दी से घर आता है। इधर गून अपने रूम में खड़ा हुआ टेनिस रैकेट को देख रहा होता है और ये इमोशनल हो जाता है। इसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और ये सोचता है कि मैं क्यों भला रो रहा हूँ। इतने में शिन इसको ढूंढता हुआ कमरे में आ जाता है और आकर इसको हाय कहता है। ये कहता है हे गून कर इसको हाय कहता है। ये कहता है हे गून इसको कहता है कि ये तुम क्या हे है कह रहे हो मुझे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें कहना चाहिए ब्रदर। वो कहता है कि भाई। फिर वो गून से पूछता है कि भाई आपको घर का एड्रेस कैसे पता चला, जिस पर वो इसका कोई कार्ड इसकी तरफ फेंक कर कहता है कि मुझे तुम्हारे घर से एड्रेस पता चला है। फिर गून इसको कहता है कि क्या ये वाकई में मेरा रूम है, मुझे तो ऐसा इंटीरियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसका भाई जल्दी से अपने फोटोज को छुपा लेता है और कहता है कि हाँ ये तुम्हारा ही रूम है। असल में अब ये रूम इसके भाई ने ले लिया होता है, लेकिन शिन यहाँ पर कहता है कि ये तुम्हारा ही रूम है, इस कमरे की एक एक चीज तुम्हारी है। गून कहता है कि मुझे तुम्हारा ये पपी तुम्हारी तरह ही डिसओबीडियंट सा लग रहा है, अगर इसने कभी मुझे परेशान किया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। गर्मी में मैं इसको धूप में बाहर बैठा दिया करूंगा और बारिश में भी मैं इसको पनिश करने के लिए बाहर निकाल दिया करूंगा। यहाँ पर इसके पेरेंट्स भी इतने में घर आ जाते हैं। इसका डैडी तो कहता है कि मैं इस सर्जरी से बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि इस सर्जरी के हो जाने के बाद मेरे बेटे की सारी बुरी मेमोरीज खत्म हो चुकी हैं और मेरे बेटे ने खुश रहना शुरू कर दिया है। इसकी माँ इसको कहती है कि इसका मतलब ये ना तुम समझ लेना कि ये दोबारा से 15 साल पहले की तरह टेनिस खेल सकता है। इधर से गून बड़े अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर नीचे आ रहा होता है। इसका डैडी इसको देखकर हैरान रह जाता है कि ये कब से इतना हैंडसम हो गया, जबकि इसकी माँ इसको कहती है कि तुमने शिन के कपड़े क्यों पहने हैं। इसके बाद कंप्लीट होने से पहले ही गून का डैडी इसको टोक कर चुप करवा देता है। फिर इसका डैडी इससे पूछता है कि बेटा हॉस्पिटल में सब वरीड हो रहे थे, तुम्हें वहां से बताकर तो आना चाहिए था। वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में बोर हो रहा था और मुझे नहाना भी था, मैं काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसलिए मैं घर आ गया और वैसे भी मैं चाह रहा था कि मैं घर जाऊं, घर का चक्कर लगाऊं, तो जो मेमोरीज मुझे याद नहीं आ रही हैं शायद वो मुझे याद आ जाएं। और आप तो मुझे कह रहे थे कि मैं स्टेज से नीचे गिरा था, जबकि मुझे लग रहा है कि मैं किसी दरिया में गिरा था। और ये तीनों ये बात सुनकर घबरा जाते हैं कि कहीं इसको पास्ट याद ही ना आना शुरू हो जाए और इसकी तबीयत बिगड़ना ना शुरू हो जाए। वो सब कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो सीढ़ियों से गिरे थे, तुम तो किसी भी दरिया में नहीं गिरे थे। फिर हम देखते हैं शिन ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई हुई होती है, तो ये इसके हाथ से कॉफ़ी पकड़कर इसको थैंक्स बोलकर खुद पीने लगता है। सब इसके एटीट्यूड पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर इसका डैडी इसके बैग को अनपैक करने लगता है, तो ये तो डॉक्टर कियोंग का असल में बैग होता है जो अभी तक इसने रिटर्न नहीं किया होता। इसमें लड़कियों वाला स्टफ देखकर इसके डैडी को लगता है कि शायद ये इसकी किसी गर्लफ्रेंड का बैग होगा, तो कहीं ये बैग देखकर इसको दोबारा से पास्ट याद ना आ जाए और दोबारा से इसकी मेंटल कंडीशन वर्स्ट ना होना शुरू हो जाए, इसलिए वो जल्दी से बैग को एक साइड को कर देते हैं। फिर गून बड़े एटीट्यूड के साथ एक कार को अपने लिए चूज करता है, ग्लासेस को पहनता है और वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्यों डॉक्टर जिम को बता रही होती है कि गून मुझे अपनी लवर समझ रहा है, तो डॉक्टर जिम इसको कहते हैं कि तुम इसके लवर बनने का नाटक थोड़े दिनों के लिए कर लो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इस तरह से हमें इस केस की डिटेल्स में जाने का मौका मिल जाएगा। ये तो मना करने लगती है, लेकिन डॉक्टर इसको इंसिस्ट करता है कि नहीं नहीं, तुम्हें इसके लवर बनने का नाटक ड्रामा करना ही होगा। यहाँ से गून भी हॉस्पिटल में आ जाता है और इनकी बातें सुनने ही लगता है कि पीछे से इसको नर्स की आवाज़ आती है और ये इसको पट्टी करने के लिए लेकर आ जाती है। और पट्टी के दौरान ये इसको कहती है कि तुम हॉस्पिटल से क्यों भागे थे, तुम्हारी वजह से मेरी भी ड्यूटी ज़्यादा हो गई है और डॉक्टर कियोंग भी पिछले कितने दिनों से अपने घर नहीं जा सकी है, वो दिन रात तुम्हारा ही ख्याल रख रही है और तुम्हें तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारा जब दिल करे तुम हॉस्पिटल से भाग जाते हो, लेकिन अब तुम ऐसा ना करना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये अपनी ब्रा को उतार कर वैसे ही कहीं पर रख देती है और फिर इसको डॉक्टर जिम की बातें याद आने लगती हैं जो इन्होंने इसको बोला था कि तुम्हें इसकी गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा करना ही होगा। और फिर ये गून की बातों को भी याद करने लगती है और सोचती है कि हमने तो इसकी बुरी यादों को ख़त्म किया है, तो क्या इसके फर्स्ट लव की याद बुरी थी जो ये भी ख़त्म हो गई है। इतने में इसे इसकी माँ की कॉल आती है, वो कॉल को पिक करती है तो इसकी माँ इसको काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में डांटने लगती है कि काफ़ी दिनों से तुम घर क्यों नहीं आए हो। ये जल्दी से मोबाइल को वॉल्यूम ऑन करके एक साइड पर रख देती है और अपनी माँ से बात करने लगती है। इसकी माँ इसको कहती है कि लोगों की बेटी अपनी माँ के साथ शॉपिंग करती हैं, खाना बनाती हैं, घर का काम करती है। वो कहती है कि माँ मैं ये सब काम नहीं करती हूँ क्योंकि मैं आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हूँ। फिर इसकी माँ इसको कहती है कि तुम्हारी जुबान अपने डैडी की तरह बहुत ही ज़्यादा शार्प है और तुम्हारी चेस्ट भी बिल्कुल अपने डैडी की तरह ही है, तो क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में अपने बरा को उतार कर कहीं भी रख देती हो जैसे तुम घर में किया करती थी। ये अपनी माँ की ये बात सुनकर जल्दी से अपने बरा को जाकर उठाती है।
और अपनी माँ से कहती है कि आपने ये कैसे कह दिया है कि मेरे और डैडी की चेस्ट एक जैसी है, वो तो आदमी थे और मैं लड़की हूँ। ये एकदम से फिर सामने देखती है तो गोंद सामने ही खड़ा होता है। ये तो अच्छी खासी बहस हो जाती है और इससे कहती है कि तुम यहाँ पर कब से आए हो और क्या तुमने हमारी बातें सुन ली है। वो मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगता है और ये समझ आती है कि इसने सारी बातें सुन ली हैं और ये बड़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो अपने हाथों से फिर अपनी बॉडी को कवर अप करती है। वो इसको कहता है कि किसी बात की परवाह ना करो, तुम ये ड्रिंक पियो और हैप्पी हो जाओ। वो कहती है कि टेबल पर रख दो और मैं बाद में ले लूँगी। वो इसकी कंडीशन समझ आता है और फिर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम मानो या ना मानो, तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे तो नर्स ने भी बताया है कि तुम कितने दिनों से अपने घर नहीं गई हो, दिन रात तुम मेरी ही केयर करने में लगी हुई हो। ये प्यार नहीं है तो और क्या है। ये कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ और तुम पेशेंट हो। फिर ये ड्रीम देखने लगती है कि ड्रीम में गून इसको बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए इमोशनली किस तरह से फील करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम कह रही हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। फिर ये तुमने मेरे दिमाग के साथ आखिर क्या कर दिया है कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और अगर तुम हकीकत में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। इस तरह का ऑपरेशन तुमने मुझ पर परफॉर्म किया। और फिर इसको दूसरे डॉक्टर भी कहने लगते हैं कि हमें नहीं पता था कि इस ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के होंगे कि पेशेंट को तुम्हें लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि तुम इसकी फर्स्ट लव हो। और फिर एक एक करके सभी इसको डांटने लगते हैं कि तुमको ये ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था और ये सिर्फ इसका ड्रीम होता है। ये डर कर उठ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं किसी कमर्शियल की शूटिंग हो रही होती है जिसमें ली शिन और वही लड़की होती है जिसका नाम शियॉन होता है। शियान को तो पता चलता है कि ली गुन तो हॉस्पिटल में है और ये इसका पता करने के लिए हॉस्पिटल में आकर रिसेप्शन से पूछते हैं कि यहाँ पर मिस्टर ली गुन है। तो ली गुन आकर इसको कहता है कि अगर तुम किसी हैंडसम से टॉल से ली गुन को ढूंढ रही हो तो वो तो मैं ही हूँ। ये लड़की तो इसकी बात सुनकर हैप्पी हो जाती है। इसको इसका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं डॉक्टर कियोंग के ऑफिस में टेबल के नीचे आकर शिन अपनी किसी फैन से छुपने लगता है, किसी लड़की से छुपने लगता है क्योंकि वो इसकी बहुत ही बड़ी फैन होती है और ये इसका पीछा कर रही होती है। इस लड़की से छुपने के लिए डॉक्टर कियोंग के ऑफिस में टेबल के नीचे आकर छुप जाता है, लेकिन वो लड़की भी इसके पीछे पीछे आ जाती है और डॉक्टर कियोंग इन दोनों के दरमियान में सैंडविच सी बन जाती है। फिर ये लड़की बाद में इसके हाथ को पकड़कर एक्साइटेड होती जा रही होती है और ये बड़ा फनी सीन था। अगले सीन में हम देखते हैं गून शियॉन के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है। शियॉन इसको एक टेनिस रॉकेट गिफ्ट के तौर पर देती है और फिर कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारा गोल्ड मेडल नहीं मिला जो तुमसे कहीं खो गया था। ये बात सुनकर इसको पास्ट याद आने लगता है कि क्या मुझसे कोई गोल्ड मेडल मेरा खो भी गया था। और फिर इसको एक एक करके सारे इंसिडेंट याद आने लगते हैं कि ये कैसे अपनी माँ की गाड़ी के पीछे भाग रहा था, कैसे इसका गोल्ड मेडल पानी में गिर गया था, कैसे ये डूब रहा था और किस तरह से इसका भाई इसके साथ बिहेव करता है। और हर छोटा मोटा सीन बुरा इसको याद आने लगता है और इसके सर को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और ये बेहोश हो जाता है। फिर इसको लेकर हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर कियोंग को इसका दोस्त बताता है कि एक्सीडेंट वाली रात को मैं ही इसको ज़बरदस्ती इसके पहले प्यार से मिलने के लिए लेकर गया था, लेकिन जब ये यहाँ पर गया था तो इसने देखा था कि इसका पहला प्यार तो किसी और के साथ गाड़ी में बैठा हुआ इंटीमेट हो रहा था। और फिर हम देखते हैं पास्ट का एक छोटा सा सीन जहाँ पर गोन अपने फ्रेंड को इसी फ्रेंड को बता रहा होता है कि शिन ने आज तक मुझसे ज़िंदगी में सब कुछ छीना ही है, अब सिर्फ मेरे पास मेरा पहला प्यार बचा था, इसने मुझसे वो भी छीन लिया है। और ये बात करते हुए ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होता है, डिप्रेस होता है, रो रहा होता है। फिर ये रूम में आते हैं तो इसकी माँ वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई होती है और वो इसको बताने लगती है कि एक्सीडेंट वाली रात को गोन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट सा जिद्दी सा बिहेव कर रहा था। ये घर में आया था तो बड़ा टूटा फूटा सा परेशान सा लग रहा था और जो खाना मैं शिन को देती जा रही थी ये इसकी डिश से ही प्लेट से ही खींच कर इससे छीन कर खाना खा रहा था। और मैंने इसको डांटा था कि तुम इससे खाना छीन कर क्यों खा रहे हो, जिस पर इसने बोला था कि ये खाना मुझे मेरी ग्रैनी ने भेजा है तो ये खाना मैं ही खाऊंगा। और फिर जब मैंने शिन को फिश भी दी थी तो इसने ये भी इससे छीन ली थी और बड़े अजीबोगरीब तरीके से ये खाना खा रहा था, जिस पर मैंने इसको डांट कर बोला था कि इस घर की एक एक चीज़ शिन की अर्निंग से ही हमने बाय की है। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हुए हैं ये भी शिन की अर्निंग से हमने बाय की है, जो खाना तुम खा रहे हो ये भी शिन की वजह से तुम खा रहे हो, जिस घर में तुम रह रहे हो ये भी शिन की वजह से तुम रह रहे हो। और इसने मुझे आगे से बोला था कि माँ सिर्फ और सिर्फ आप शिन की ही बात करते हैं, आपको मेरी तो कोई भी फिक्र नहीं है, मैं तो बस एक वैल्यूलेस सा बेटा बन के रह गया हूँ। हालांकि मैं भी आपका बायोलॉजिकल बेटा ही हूँ, लेकिन आपने कभी मेरी परवाह नहीं की है, मेरा एहसास नहीं किया, मुझसे प्यार नहीं किया, मुझसे तो घर का डॉग ही बेहतर है। आप मेरी माँ नहीं है, आप सिर्फ शिन की माँ हैं। और वो ये सारी बातें कहकर वहां से चला गया था और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। फिर वो गून का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे पता है मैंने अपने इस बेटे के साथ बहुत ही नाइंसाफी की है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अपने ज़माने में मैं भी एथलीट हुआ करती थी, मैं भी खिलाड़ी हुआ करती थी और जिस तरह की नाकामयाबी मैंने देखी थी मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कोई एक भी बच्चा मेरी तरह नाकाम बने। सिर्फ अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने खुद को सख्त कर लिया
और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरा बेटा गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था और मैं गाड़ी में बैठे हुए अपने बेटे को अपने पीछे आते हुए देखते हुए रो रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तब मेरा सिर्फ यही इंटेंशन था कि जो भी हो जाए मैं अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाऊंगी, कामयाब बनाऊंगी, और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत ही कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। शायद मैंने अपनी मदरहुड को भी सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन डॉक्टर, आपका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। क्या आपने मेरे बेटे की सारी बैड मेमोरीज को रेज कर दिया है। अब से मैं इसकी माँ बनकर ही रहूंगी, और जो प्यार मैं इसको इसके बचपन में नहीं दे पाई हूँ, अब मैं वो इसको दूंगी। डॉक्टर क्यों तो ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने लगती है कि इसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई होंगी, जिसकी वजह से ये सारी बुरी यादों ने इसको इस तरह का इंसान बना कर रख दिया था, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, रोता रहता था, परेशान रहता था, और ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न फील करती है। अगले सीन में हम देखते हैं इसकी आंख खुलती है, ये उठकर बैठता है तो सामने ये देखता है सामने टेनिस रैकेट पड़ा हुआ होता है। ये इसको उठाकर बाहर आ जाता है। रात का टाइम होता है। टेनिस रैकेट को हाथ में पकड़े हुए ये खुद को बहुत ही ज्यादा इमोशनल और मोटिवेटेड फील करता है। इसका दिल कर रहा होता है कि ये खेल खेले, और फिर से ये इमोशनल सा हो जाता है। इसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, और यहाँ से डॉक्टर क्योंग भी आ जाती है। ये डॉक्टर क्योंग को देखकर कहता है कि तुम भी सोच रही होगी कि मैं लड़का होकर क्यों रो रहा हूँ, जिस पर वो चुप ही रहती है और इसके पास आ जाती है। तभी डॉक्टर क्योंग के पीछे से एक बॉल आने लगती है जो इसको आकर हिट करने लगती है। ये जल्दी से डॉक्टर क्योंग को पकड़कर एक साइड को करता है और अपने राइट हैंड से ये इस बॉल को कैच कर लेता है। डॉक्टर क्योंग जब नोट करती है कि इसने अपने राइट हैंड से बॉल को पकड़ा है तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती, और यहाँ पर डॉक्टर क्योंग को यकीन हो जाता है कि अब इसके पास्ट की सारी लाइफ इसको भूल चुकी है, क्योंकि इसके हाथ की जो पेन होती है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है इसके बैड मेमोरीज के साथ, वरना इसके हाथ में किसी भी किस्म की कोई सीरियस इंजरी नहीं होती। जब भी अपने पास्ट की बुरी बुरी यादों को याद किया करता था तो इसके हाथ में दर्द महसूस होता था, और अब इसको अपना पास्ट बिल्कुल पूरी तरह से भूल गया है। इसीलिए इसका राइट हैंड भी काम कर रहा है, वरना इसका राइट हैंड ठीक तरह से काम नहीं किया करता था। डॉक्टर क्योंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है, और इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं ली शिन को अरेस्ट करने के लिए कोई आता है, और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं ली गोन डॉक्टर क्योंग को छेड़ रहा होता है, इस पर लाइन मार रहा होता है, बड़े प्यारे प्यारे से सॉन्ग्स गा रहा होता है, शायरी कर रहा होता है, जैसा कि क्योंग आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो, अमेजिंग हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आपके पास सोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, आप हर वक्त काम करती रहती हो, और हाथों में फूल लिए इसकी तरफ इशारा करता है। इसे तो बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या बोंगियाँ मार रहा है। फिर बारिश होने लगती है तो ये अम्ब्रेला लेकर बहुत ही रोमांटिक तरीके से आकर इसको कवर अप करता है। ये तो इसकी हरकतों पर हैरान और परेशान सी हो रही होती है। फिर ये गार्डन में लेटकर पाँव से पत्ता यानी लीफ को तोड़ता है। कभी ये इसके रूम में आकर सॉन्ग गाता है कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरी लाइफ हो। ये झूमता है, नाचता है, गाता है, उसे बुरी तरह से तंग कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं इसकी माँ की कॉल आती है, ये डिस्कनेक्ट कर देती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है। इतनी देर में डॉक्टर जिम खुशी खुशी अंदर आता है और इसे शाबाशी देता है, यानी इसको अप्रिशिएट करता है कि तुमने ली गोन का पहला प्यार का झूठा नाटक करने से अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब करके दिखा दिया है, और अगर तुम ऐसा ना करती तो वो कभी भी अपने पास्ट को पूरी तरह से ना बोल पाता। वो कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि मैंने ठीक किया है। डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट में हेल्प करना मेरा फ़र्ज है, और गर्लफ्रेंड या पहला प्यार का झूठा नाटक करना कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर ये डॉक्टर जिम के साथ राउंड लगाने लगती है और ये ली गोन को विजिट करने के लिए फिर आ जाती है। ली गोन तो बड़े मज़े से अपने पेरेंट्स के साथ बैठा खाने पीने में बिजी होता है। इसे आता देखकर ये अपने फेस पर इसके लिए बहुत सा प्यार और इमोशंस लेकर इसकी तरफ देखने लगता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि ये मेरा पहला प्यार है। इसके माँ बाप तो हैरान हो जाते हैं कि क्या ये तुम्हारा पहला प्यार है। क्योंग भी इसके बात पर, इसके बोल्डनेस पर हैरान सी हो जाती है। गोन के डैडी उठकर इससे अपने पास बिठा लेते हैं, फिर इसे कहते हैं कि लगता है तुम दोनों की मुलाकात हॉस्पिटल में ही हुई होगी। वो चुप ही रहती है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। फिर वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी एज क्या है। ये फिर से चुप रहती है। गोन की माँ इसके डैडी को कहती है कि ये तुम किस तरह के सवाल कर रहे हो, लड़कियों से एज के बारे में नहीं पूछा जाता है। डॉक्टर किम जल्दी से बोल पड़ता है कि आप दोनों के बेटे को अपना पहला प्यार मिल गया है, इससे ज़्यादा खुशी की बात आप दोनों के लिए और क्या होगी। और लड़की को भी तो आप देखें कि ये कितनी ज़्यादा प्यारी, कितनी समझदार लड़की है। और फिर वो डॉक्टर क्योंग को भी कहता है कि तुम क्यों इतनी चुप हो,
तुम इनकी बातों को आंसर करो ना। वो जल्दी से कहती है कि मेरा नाम डॉक्टर कयूंग है और मैं इस हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, मैं सिंगल हूँ और जो एज आपके बेटे की है वही एज मेरी भी है और मैं अपनी माँ के साथ और एक नेफ्यू के साथ रहती हूँ। गून तो बहुत ही प्यार से इसकी तरफ देख रहा होता है, इसकी बातें सुन रहा होता है। इसका डैडी कहता है कि असल में हमारा बेटा बहुत ही शाय है, आज तक इसने हमसे किसी भी लड़की के बारे में इस तरह से बात नहीं की है जिस तरह से इसने तुम्हारा इंट्रो हमारे साथ कराया है। गून तो अपनी डैडी की बात सुनकर शर्मा रहा होता है। फिर इसकी माँ इसको कहती है कि बेटा तुम दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई थी। ये इस सवाल पर घबरा से जाती है, जल्दी से कहती है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे तब हमारी मुलाकात हुई थी और मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। बस इतना याद है कि जब हम दोनों छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, तभी पहली हमारी मुलाकात हुई थी। गोन जल्दी से बोल पड़ता है कि माँ जब हम 13 साल के थे ना तब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ये भी कहती है कि हाँ हाँ मुझे याद आया, जब हम दोनों 13 साल के थे तभी हम दोनों मिले थे। इसका हस्बैंड अपनी वाइफ से कहने लगता है कि जो उस दिन बैग में बरा और पैंटी मैंने देखे थे ना, तो शायद वो बैग इसी लड़की का था। इसकी वाइफ इसे जल्दी से इशारा करके कहती है कि क्या फजूल किस्म की बातें तुम कर रहे हो। इधर से गोन भी नोट कर लेता है कि ये तो मेरे पेरेंट्स के क्वेश्चन से नर्वस हो रही है। वो इसे ड्रिंक देता है पीने के लिए, ये जल्दी से पी लेती है। ये कहता है कि डैडी ये कितने अडोरेबल स्टाइल से पानी पीती है, क्या देखा आपने। और डॉक्टर जिम सोचता है कि लगता है ये पूरी तरह से ठरकी बन चुका है। कि यूं इसके पेरेंट्स को कहती है कि लगता है आप दोनों मेरे आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ। कोई बात नहीं है, हम दोनों वैसे भी एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं है, एक दूसरे को ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। गूंज जल्दी से बोल पड़ता है कि नहीं नहीं, तुमसे बेहतर लड़की तो कोई और हो ही नहीं सकती है। तुमने मेरी जान बचाई थी जब मैं डूब रहा था, तुम मेरी लाइफ सेवर हो। इसकी ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और इसके माँ बाप कहते हैं कि क्या वाकई में इस लड़की ने कभी तुम्हारी जान बचाई थी, तो फिर तो ये लड़की हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, इसने हमारे बेटे की जान जो बचाई थी। अब हम इससे किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे और ये जो बोलेगी हम वही करेंगे। ये बेचारी तो सोचने लगती है कि मैं तो डॉक्टर जिम से थोड़ी देर पहले कह रही थी कि पहले प्यार का झूठा नाटक करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और ये अच्छी खासी परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये सोचती है कि चाहे आज जो मर्जी हो जाए, आज मैं गून को क्लियर बता ही दूंगी कि मुझे इससे प्यार नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है। ये अभी सोच ही रही होती है कि इससे गाना बजने की, गाना गुनगुनाने की आवाज़ आने लगती है। हर तरफ से फूल उड़कर इसकी तरफ आ रहे होते हैं और इधर से गून एक हीरो की तरह एंट्री करता है, हाथों में इसके फूल होते हैं। ये तो और ही परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये मुझे प्रपोज करने के लिए तो नहीं आ रहा। ये इस ऊंची सी आवाज़ में कहती है कि इन फूलों को उड़ाना तो तुम बंद करो। मिस्टर गून आकर इसको प्रपोज करने ही वाला होता है कि ये पहले ही बोल पड़ती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इसकी बात सुनकर इसका फूल मुरझा जाता है। ये फिर से कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इससे पहले कि तुम मुझे प्रपोज करो और तुम्हें मैं ये बात तब बताऊं और तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा एक अच्छे पेशेंट की तरह ट्रीट किया करूँगी। वो एकदम से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड बन ही नहीं सकता है। वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मुझ में क्या प्रॉब्लम है जो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है। वो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो इंतहाई खूबसूरत लड़की हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। बस बात यह है कि मैंने तुम्हें कभी किसी लड़के के साथ देखा नहीं है, हर वक्त मैंने तुम्हें काम ही करते देखा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता है। वो कहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो इसी हॉस्पिटल में है और वो इसके कान के करीब आकर कहती है कि वो तो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने ही होता है, तो मुझे इसके साथ कहीं और स्पेशली दिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इसकी बात पर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन है वो। डॉक्टर टी.ओ. वहाँ पर आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को वेव करते हैं और ये समझ आता है कि यही इसका बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने दोस्त को बताता है कि मुझे अपना पहला प्यार मिल गया है और मुझे अपने पहले प्यार के साथ साथ मेरे पहले प्यार का बॉयफ्रेंड भी मिल गया है। इसका दोस्त बहुत ही हैरान परेशान सा हो जाता है इसकी इस गूंगी पर और कहता है कि ये क्या लॉजिक है भला, तुम्हारे पहले प्यार का कोई और बॉयफ्रेंड भी है, तुम क्या इसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लड़की बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की होगी और पता नहीं इसने कितने कितने लड़कों के साथ अफेयर रखे हुए होंगे। ये इसको कहता है कि नहीं नहीं, वो लड़की तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो सामने देखता है कि डॉक्टर क्यूंग डॉक्टर टी.ओ. के साथ हंसते मुस्कुराते हुए जा रही होती है
और ये हैरान होकर इनको देखने लगता है। इसका दोस्त इसको कहता है कि ये क्या कर रहे हो, कहीं तुम गिर ना जाना, लेकिन वो तो सुनता ही नहीं है। इससे बस इन दोनों को देखने की पड़ी हुई होती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में लीशन बैठा हुआ होता है। पुलिस ऑफिसर आता है और आकर कर्टन्स को नीचे कर देता है क्योंकि सारा स्टाफ लीशन को देखने के लिए बाहर इकट्ठा हो गया होता है। फिर लीशन पुलिस ऑफिसर को बताता है कि जिस रात मेरे भाई ने सुसाइड की कोशिश की थी, उस रात उसका मेरी मदर के साथ छोटा सा झगड़ा हुआ था और फिर वो घर छोड़कर चला गया था और मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही थी और मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे चला गया था और आगे जाकर मैंने देखा था कि वो एक ब्रिज पर बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने भाई से दूर ही रहता हूँ, इसे अकेले बैठने का मौका देता हूँ। और फिर मैं जैसे ही मुड़ा था तो मुझे किसी की छलांग लगाने की आवाज़ आई थी। मैंने मुड़कर देखा था तो मेरा भाई यानी गोन वहाँ पर नहीं था, इसने पानी में झंप लगा दिया हुआ था। फिर मैंने 911 को कॉल की थी, लेकिन उनके आने से पहले ही मैंने अपने भाई की जान खुद बचाई थी। पुलिस ऑफिसर कहता है कि आपकी सारी बात ठीक लगती है, लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही कि कोई अकेला आदमी गहरे पानी से किसी डूबते हुए बंदे को कैसे बचाकर निकाल सकता है, और जब वो बंदा आपसे बड़े साइज का हो। और जैसा कि आपने बताया कि वो आपका बड़ा भाई है, तो आपने अपने बड़े भाई को इस तरह से कैसे आसानी के साथ बचा लिया। इतने में लीशन का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है, ये इसका स्पॉन्सर भी होता है। ये आकर पुलिस ऑफिसर को कहता है कि आप लीशन को इस तरह के क्वेश्चंस करके परेशान ना करें, कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल मैचेस होने वाले हैं और अगर आपके इस तरह के क्वेश्चंस की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे मेंटली, तो मैच हार जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के रेप्यूट डाउन हो जाएगी और लोग आपको ही गद्दार गद्दार कहेंगे। इसलिए फ़िलहाल आप अपने मुंह को सील ही रखें, बंद ही रखें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शिन इसको कहता है कि तुमने पुलिस स्टेशन आकर मेरी हेल्प सिर्फ इसलिए की है कि मैं कल को तुम्हारे लिए खेल सकूं और तुमको फ़ायदा पहुंचाऊं। स्पॉन्सर कहता है कि तुम इन बातों के बारे में ज़्यादा ना सोचो, सिर्फ अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का, अपनी स्लीप का और अपनी प्रैक्टिस का ध्यान रखो। कुछ ही दिनों में तुम्हारा मैच है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि कोई ना कोई बात ऐसी है जो ली शिन पुलिस से छुपा रहा था, लेकिन इस बात के बारे में इस स्पॉन्सर को अच्छी तरह से पता होता है। और ये क्या बात होती है इसका हमें आगे चलकर पता चल जाएगा जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर केयों की बर्थडे पर डॉक्टर टीओ इसे एक की रिंग गिफ्ट करता है जो कि काफ़ी घिसी पिटी सी होती है, लेकिन ये इसकी रिंग को पाकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। और यहाँ पर गोन इन दोनों को एक साथ बैठा बातें करता हुआ देखकर अच्छा खासा जेलस हो रहा होता है और ये कुछ पकड़कर ज़ोर से डॉक्टर टीओ को पीछे से मारता है। ये बहुत ही फनी सीन था। डॉक्टर कयोंग तो इसको कोसने लगती है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा खाना गोन के लिए डिलीवर होने के लिए आता है। लंच टाइम में कयोंग की टेबल के पास ही गोन का टेबल भी होता है। इसकी टेबल पे तो काफ़ी ज़्यादा डिशेस होती हैं, जबकि इनकी टेबल पर सिर्फ 1-2 डिशेस ही होती हैं। गोन तो हर चीज़ की तारीफ ऊंची ऊंची आवाज़ में करता हुआ खाने लगता है, जैसे कि ये कितना टेस्टी चिकन है, फ़लाँ फ़लाँ शेफ़ ने ये चिकन बनाया है, ये कितनी टेस्टी फ़िश है, फ़लाँ फ़लाँ रेस्टोरेंट से आई है। ये दोनों भी इसकी तरफ देख रहे होते हैं और डॉक्टर कयोंग तो अच्छा खासा इरिटेट हो जाती है। वो डॉक्टर टीओ से कहने लगती है कि चलो यहाँ से हम चलते हैं, लेकिन वो तो ये देखकर हैरान ही रह जाती है कि डॉक्टर टीओ तो वहाँ पर होता ही नहीं है। ये मुड़कर देखती है तो ये तो गोन के साथ बैठा टेबल पर खाना खा रहा होता है और वो इसको भी कहता है कि इतना ज़्यादा खाना मिस्टर गोन अकेले कैसे खा सकेंगे भला, और खाने को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। चलो आओ मिलकर इतना टेस्टी सा खाना हम दोनों खाते हैं। वो तो अच्छी खासी परेशान हो जाती है, एम्बेरस भी फील करती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो चेयर से ये टकरा जाती है, जो खाना इसने अपने हाथ में पकड़ा होता है इस पर गिर जाता है, इसकी शर्ट खराब हो जाती है। मिस्टर गोन जल्दी से उठकर इसकी तरफ भागा आता है इसकी हेल्प करने के लिए, जबकि टीओ तो बड़े आराम से बैठा अभी भी खाना खाने में बिजी होता है और इससे कहता है कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर मेरे ऑफिस में मुझे दे दो, और वहाँ से वो चला जाता है। ये भी बड़ी शर्मिंदा सी हो जाती है गोन के सामने और बड़ी मीनिंगलेस स्माइल के साथ डॉक्टर टीओ को कहती है कि ओके मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। गोन इसको कहता है कि ये किस तरह का बंदा है, किस तरह का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसे तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए थी, इसे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी और वो तुम्हें ही कॉफ़ी लाने को बोल रहा है। वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या, ये हमारा पर्सनल मैटर है। वो कहता है कि जब मैं हूँ तुम्हारे लिए तो तुम बार बार इसके पास क्यों जाती हो। वो कहती है कि खबरदार अगर तुमने ये बात दोबारा मुझसे बोली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें बार बार बता चुकी हूँ कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसको लाइक करती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है,
तुम कभी मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते हो। वो इससे कहता है कि मैं भी अपनी ज़िद से नहीं हटूँगा। वो कहती है कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, मैं भी अपनी ज़िद से नहीं हटूँगी। फिर दोनों एक-दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लीशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसकी माँ इसको इंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि इस तरह से बॉल को फेंको, इस तरह से करो, वैसे करो, ऐसे करो। इसका हस्बैंड इसको कहता है कि ये तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खेल रहा है, तुम क्यों इससे ज़्यादा फोर्स कर रही हो, नर्वस कर रही हो। इतने में वहाँ पर वही स्पॉन्सर आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बॉल्स भी लेकर आता है। बॉल्स तो शिन पकड़कर उठाकर एक साइड को ले जाता है और फिर ये शिन की माँ को बताता है कि आज मैंने पुलिस स्टेशन जाकर आपके बेटे की हेल्प की थी, मैंने पुलिस ऑफिसर से खुद ही बात कर ली थी। इसकी माँ इसको कहती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने से पहले हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। और वो इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर वो देखती है कि शिन इन बॉल्स पर ऑटोग्राफ दे रहा होता है। वो अपनी माँ को कहता है कि मेरा कोई टीचर है तो मैं इससे मिलने के लिए कल जाऊँगा और ये बॉल्स इसके स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसकी माँ को तो गुस्सा आ जाता है। वो इसके डैडी को हिट करती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि आजकल शिन कितना ज़्यादा बिजी है। इसने जिम जाना होता है, प्रैक्टिस करने होती है, साइकियाट्रिस्ट के पास भी इसने जाना होता है और तुमने इसको बॉल मंगवा कर दिए हैं कि फजूल के काम में अपना टाइम वेस्ट करो। असल में स्पॉन्सर बॉल्स लेकर आया होता है। ये तो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इसके जाने के बाद इनका डैडी झगड़ा करने लगता है कि मैंने कितनी बार बोला है अकेले में मुझे जितना भी इंसल्ट करना है तुमने कर लो, लेकिन लोगों के सामने तो मुझे तुम थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिया करो। शिन अपने माँ बाप की सुलह करवाने के लिए आ जाता है। पहले ये अपनी माँ से सॉरी करता है, फिर इसकी माँ आकर इसके डैडी को सॉरी करती है और इनको हक कर लेती है और ये बड़ा प्यारा सा फैमिली वाला सीन था। अगले सीन में हम देखते हैं गून बड़ा सूट बूट पहनकर शिन के स्पॉन्सर के ऑफिस आता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय दरवाज़ा खोलती है ये जाते जाते मुड़कर इसके साथ हाथ मिलाता है और इसे आंख मारकर चला जाता है और ऑफिस में आकर ये सबको बड़े हीरो के अंदाज से स्टाइल से हेलो हाय करता है। फिर वो स्पॉन्सर के कमरे में आता है। स्पॉन्सर इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली एरोगेंस के साथ अपने जूते टेबल पर रख लेता है। ये भी किसी तरह से ऑफेंड हुए बिना ही इसके शू को टाई करने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं ये इस स्पॉन्सर की इस हरकत को देखकर खाना छोड़कर चले जाते हैं। फिर गून इसको कहता है कि तुम मुझे एक मैच खेलने का मौका दो और मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि मैं एक बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ। तो इसको कहता है कि अगर तुम मिस जीबी के लिए खेलोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। ये इनकार करके बाहर आ जाता है और सोचता है कि ये जानता नहीं है कि ये किससे बात कर रहा है, मेरे आगे वाला जीबी की क्या वैल्यू है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल में सब बच्चे लीशन के आने का बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे होते हैं और इधर हम देखते हैं नर्स गून को पट्टी करने लगती है तो वो देखता है कि इसके दराज में भी वही की रिंग पड़ी हुई होती है जो डॉक्टर टी ओ ने डॉक्टर क्योंग को दी थी। वो कहता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई है। वो बताती है कि ये तो डॉक्टर टी ओ ने सब स्टाफ को दी थी जब वो पेरिस से लौटे थे और ये काफ़ी सस्ते वाली की रिंग है, इसलिए तो डॉक्टर टी ओ ने हम सबको गिफ्ट दी थी, वरना महंगी चीज़ वो कभी भी किसी को नहीं देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। तभी डॉक्टर टी ओ वहाँ पर आ जाता है और वो गून से कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। गून कहता है कि नहीं, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। और फिर गून वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो 2 दफा खांसता है, ऐसे खांसता है जैसे वो इसको चिढ़ा रहा हो, टीज कर रहा हो, और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर क्यूंग के पास से एक तेज रफ्तार गाड़ी गुजरती है। इसकी की रिंग तो उड़ते उड़ते खराब होते होते रह जाती है। इससे बड़ा गुस्सा आता है। ये कहती है कि ये कौन बदतमीज है जो ऐसे गाड़ी चला रहा है। इधर हम देखते हैं कि ये तो शिन होता है, ये बच्चों के लिए बॉल्स लेकर जा रहा होता है और इसके बॉल वाला जो बैग होता है वो प्रॉपरली जिप अप नहीं होता है, तो इसमें से एक बॉल निकलकर बाहर गिर जाती है। डॉक्टर क्यूंग बॉल को पकड़ लेती है और इसको कहती है कि तुम इतनी रफ ड्राइविंग यहाँ पर क्यों कर रहे थे, तुम्हें कोई एटिकेट्स हैं कि नहीं है। फिर वो इसकी तरफ इसके बॉल को फेंकती है, ये बॉल को पकड़ने लगता है तो इसके बैग में से सारी बॉल्स बाहर गिर जाती हैं। वो इससे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करें, ये बॉल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जल्दी से जमीन पर खुद को लेटा कर बॉल्स को दूर जाने से रोकती है। फिर ये नोट करती है कि मैं तो बहुत ही फनी सी लग रही हूँ। फिर इतनी देर में इसका एक रेगुलर पेशेंट भी आ जाता है और वो इसको इस तरह से देखकर कहता है कि डॉक्टर आपको क्या हुआ है। वो कहती है कि मैं एक्चुअली एक्सरसाइज कर रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। फिर इसके जाने के बाद इसके कोलीग्स वहाँ पर आ जाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मैं एक्चुअली स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब खड़ी हो जाओ। और फिर ये इन सब की हेल्प से बाल्स को इकट्ठा करके बैग में डाल देती है, साथ ही इसकी की रिंग भी बैग में गिर जाती है। और इधर हम देखते हैं मिस्टर शिन अपने बाल्स को इकट्ठा कर रहा होता है और फिर वो डॉक्टर क्योंग के पास आ जाता है और बॉल्स का बैग लेकर इसको थैंक्स बोलता है।
और फिर ये इससे अपना चेकअप करवाने लगता है, क्योंकि डॉक्टर हॉर्न का जो पेशेंट होता है और आज डॉक्टर हॉर्न छुट्टी पर होते हैं, इसीलिए डॉक्टर हॉर्न के सब पेशेंट को यही चेक कर रही होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसको किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं होती है। असल में खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को साइकोलॉजिकल स्ट्रांगनेस की ज़रूरत होती है कोई भी स्पेशल इंटरनेशनल गेम खेलने से पहले। तो इसी स्पोर्ट के लिए ये साइकेट्रिस्ट से मिलते भी हैं ताकि अपने मैच में अच्छा परफॉर्म कर सके। डॉक्टर ह्यूम नोट करती है कि ये बॉटल्स को आगे पीछे कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज सा, रेस्टलेस सा दिखाई देता है। वो इससे कहती है कि आपकी बॉडी मूवमेंट से लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ, स्ट्रेस में तो मैं हूँ। पेरेंट्स की विशेस पर पूरा उतरने का स्ट्रेस है मुझे, कंट्री के इमेज को अच्छा करने का स्ट्रेस है मुझे, स्पॉन्सर को मैच जीत के प्रॉफिट देने का स्ट्रेस है मुझे। इसको कहते हैं कि इन सब में तुम कहाँ आते हो, क्या तुम अपनी खुशी के लिए ये मैच नहीं खेलते हो? वो कहता है कि मेरी खुशी कोई मैटर नहीं करती है और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, गून देखता है कि डॉक्टर ट्रियो किसी लड़की के साथ जा रहा होता है और ये सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही फ्लर्ट किस्म का बंदा मुझे लगता है। और इधर हम देखते हैं ये बॉल्स को लेकर स्कूल आता है तो सारे बच्चे इसका वेट कर करके जा चुके होते हैं। इसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अगले सीन में फिर हम देखते हैं ये लेबोरेटरी में आ जाता है और ये यहाँ पर बैठे बैठे ऊँग रही होती है, यानी सो रही होती है। ये जल्दी से इसके पास आकर नीचे ही बैठ जाता है और इसको देखकर कहता है कि तुम सारे हॉस्पिटल का काम अकेले ही करती हो, ऐसा ना हो कि तुम कहीं बीमार पड़ जाओ। फिर वो गिरने लगती है तो ये जल्दी से अपने शोल्डर को आगे कर देता है, ये इसके शोल्डर पर गिर जाती है। गोंद के तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो कहता है कि तुम कितनी प्यारी हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिप्स पर किस करूं। फिर वो इसको किस करने लगता है और बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और कहता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे होश करनी चाहिए। फिर ये सामने रखे पेपर्स को पढ़ने लगता है। ये अभी मेमोरी लॉस वर्ड को पढ़ता ही है कि इसकी आंख खुल जाती है। ये इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये इसे देखकर चौंक कर खड़ी हो जाती है। ये भी डर कर एकदम से साइड को हो जाता है और इसको टेबल लगता है। वो इसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मेरे बाजू का इलाज करो, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, मुझे टेबल लगा है। वो इसके बाजू को दोबारा से हिट करती है और वो कहता है कि ये तुमने क्या किया है, मेरे तो बाजू में पहले ही दर्द हो रहा है। वो कहती है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें हिट किया है कि अभी तुम्हारे दर्द का आराम आ जाएगा। और वाकई में इसके हिट करने से इसके बाजू का दर्द खत्म भी हो जाता है। फिर वो इसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्या तुमने ये पढ़ी तो नहीं है फाइल्स। वो कहता है कि नहीं, मैंने इन फाइल्स को नहीं पढ़ा, इतनी बुरी तुम्हारी हैंड राइटिंग है, मैं तो पढ़ ही नहीं सका था। फिर वो इसको कहती है कि तुम बताओ कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो। वो इसको कहता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, लेकिन तुम दरवाज़ा बंद करके क्यों नहीं सोती हो, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें किस करूँ। वो जल्दी से अपने होंठों को पकड़ लेती है और इससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे किस किया है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी अभी इतनी अच्छी किस्मत नहीं कि मैं तुम्हें किस करूं, मैंने तुम्हें किस नहीं किया और चलो मेरे साथ, हम दोनों कहीं जाकर डिनर करते हैं। वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना खा लिया है। वो इसको कहता है कि तुम जानबूझकर झूठ बोल रही हो ना कि तुम्हें मेरे साथ जाकर खाना ना खाना पड़े। फिर वो इसके साथ खाना खाने के लिए आ ही जाती है। ये खाना खाते हुए इसको बताता है कि मुझे लगता है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो एक फ्लर्ट किस्म का बंदा है, इसको तुम छोड़ दो और कोई अच्छा लड़का तुम ढूंढो जो तुमसे प्यार भी करे, जो तुम्हारे साथ सिंसियर भी हो और तुम्हारा ख्याल भी रखे। और वो ये बातें करता करता बड़े स्टाइल से इसको बॉटल का ढकना खोल के देता है, इसको खाना सर्व कर रहा होता है। ये इसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा ख्याल नहीं रखता है, क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, देखो मैं तुम्हें अभी उसके मैसेजेस दिखाती हूँ। फिर वो डॉक्टर टीयू के मैसेजेस इसको दिखाती है, जिसमें डॉक्टर टीयू ने इससे पूछा होता है कि तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया, और तुम अभी तक सोई हो कि नहीं सोई, जिस तरह की बातें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं। वो इन मैसेजेस को देकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी बातें करने से वो तुम्हारे साथ सिंसियर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसको कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सेट हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर बताना चाहती हूँ कि मैं कभी तुम्हारा पहला प्यार हुआ करती थी, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। जो भी हुआ पास्ट में हुआ, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। मैं तुम्हारा पास्ट थी, मैं तुम्हारा प्रेजेंट भी नहीं हूँ और फ्यूचर भी नहीं हूँ। जिस पर वो कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, ना तो मुझे पास्ट से कुछ लेना देना है, ना ही प्रेजेंट से, और ना ही मुझे फ्यूचर से कुछ लेना देना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हर वक्त याद रहती है कि किस तरह से तुमने एक दफा मेरी जान बचाई थी। मैं पानी में डूब रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मेरी फिक्र होगी, मुझसे प्यार होगा, जो मेरे डूब जाने पर, मेरी मौत पर मेरे लिए रोएगा। तो मेरे लिए मर जाना, डूब जाना ही बेहतर है। लेकिन तब मैंने देखा कि तुम आ रही थी मुझे बचाने के लिए, और जिस तरह से तुम तेजी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी, जिस तरह की परेशानी तुम्हारे फेस पर थी, मुझे डूबता हुआ देखकर, मुझे ये सब देखकर लगा था कि अब मैं अकेला नहीं हूँ,
अब कोई ऐसा है जो मेरी फ़िक्र करेगा, जो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर मुझे बचा लेगा और मुझे मौत के मुँह से खींच कर ले आएगा, जो मुझे ठंडे-ठंडे पानी के एहसास से दूर करके अपने हाथों की गर्मी पहुँचाएगा और मैं उस एहसास को कभी नहीं भूल सकता हूँ। और वो इतनी इमोशनल बातें करता है कि ये इसकी बातों पर इमोशनल फ़ील करना शुरू कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, ये अपने घर आती है तो ये बड़ी थकी हुई होती है। ये जल्दी से आकर बेड पर लेट जाती है, सो जाती है और इसके साथ इसकी नेफ़ियो सोई हुई होती है। सुबह के टाइम इसकी आँख खुलती है तो ये अभी नींद में ही होती है। बंद आँखों के साथ ये अपनी नेफ़ियो को कहती है कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी से उठो, स्कूल जाने में देर हो रहा है। और फिर ये देखती है कि इसके साथ इसकी नेफ़ियो तो होती ही नहीं है, बल्कि कोई और लड़की जिसको ये नहीं जानती इसके साथ सो रही थी। ये तो चीख कर अपनी माँ को आवाज़ देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, नाश्ते की टेबल पर इसकी माँ इसको बताती है कि ये तुम्हारी बचपन की दोस्त है जो काफ़ी साल पहले इटली चले गई थी कोरिया छोड़कर, और अब ये काफ़ी सालों के बाद आई है। तो यहाँ पर रहने के लिए इसके पास कोई रेजिडेंस नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रहने के लिए बोल दिया है। ये तो बड़ी परेशान से हो जाती है कि ये मेरी माँ क्या करती फिर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं, ये बैग को चेक करता है तो बैग में वही की रिंग इसको मिल जाती है। और इधर हम देखते हैं, इसकी की रिंग गुम हो चुकी हुई होती है और ये हर जगह पर अपनी की रिंग को ढूंढ रही होती है। फिर इसको याद आता है कि कल बास को जब मैं उठा रही थी तो हो सकता है मेरी की रिंग वहीं पर गिर गई हो। वो जल्दी से यहाँ पर इसको आकर ढूंढने लगती है। इसके कोलीग्स इसको फिर से देखते हैं और कहते हैं कि जब से ये यूके से वापस आई है तो बड़ी बोंगी बोंगी सी हरकतें कर रही है, अब पता नहीं ये क्या चीज़ ढूंढ रही है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और ये अभी भी अपनी की रिंग को ढूंढ रही होती है। इसको की रिंग कहीं नहीं मिलती है तो फिर ये ड्रेन में चेक करने लगती है। एक छोटी सी स्टिक के साथ ये ड्रेन में चेक करने लगती है और कुछ देर के बाद कोई ऊपर से बड़ी सी स्टिक इसको फेंक देता है। ये इससे ढूंढने लगती है। फिर इसको ख्याल आता है कि ये स्टिक मुझे किसने दी है। वो ऊपर की तरफ देखती है तो ये तो ड्रोन होता है। ये इसको देखकर काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाती है और जल्दी से स्टिक को नीचे फेंक देती है। ये इसको कहता है कि तुम्हें ड्रेन में से गंदी स्मेल तो नहीं आई होगी ना। वो कहती है कि नहीं, तुम खुद ही जाकर जरा सूंघ लो, स्मेल कर लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसी स्मेल आ रही है। फिर वो इसको गुस्से से देखते हुए कहती है कि तुमने कहीं मेरी की रिंग तो नहीं देखी है। वो कहता है कि वो फजूल सी घिसी पीटी सी की रिंग। वो अपने दिल में सोचती है कि इससे बहस करने से, इंसल्ट करवाने से बेहतर है कि मैं की रिंग को खुद ही ढूंढ लूं। वो कहता है कि इतनी सस्ती सी रिंग के लिए तुम कितना परेशान हो रही हो, कितने गंदे गंदे काम कर रही हो। वो कहती है कि कीमत की वैल्यू नहीं होती है, प्रोडक्ट की चीज़ की वैल्यू होती है। वो कहता है कि ये बात है तो ठीक है, मैं अभी वैसे ही 100 की रिंग्स तुम्हें ला कर दे देता हूँ। वो कहती है कि इस बात की भी वैल्यू नहीं है कि तुम मुझे कितनी की रिंग्स ला कर दोगे, बल्कि वैल्यू तो इस बात की है कि कौन किसे गिफ्ट दे रहा है। वो इसे कहता है कि वैसे एक बात तुम सच सच मुझे बता दो, क्या तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई थी इतनी घटिया सी की रिंग को एज गिफ्ट लेते हो। वो कहती है कि नहीं। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे खुशी हुई थी। वो फिर से कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है कि तुमने जो समझना है ना समझो। वो कहता है कि जिस तरह से तुम इरिटेट होकर इनकार कर रही हो, ना कर रही हो ना, तो इसी में तुम्हारी हाँ है। वो कहती है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए परेशान कर रहा हूँ कि तुम इसको छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। तभी इसे टीओ की कॉल आ जाती है और ये एकदम से स्माइल करने लगती है। इससे बात करते हुए ये अपने मूड को एकदम से ठीक कर लेती है और इसको कहती है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ। और वो इसको कहता है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। वो कहती है कि मेरी हेल्प करनी है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर भी सकता तो मैं तुम्हारी हेल्प कभी ना करता। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ये इसको गुस्से से देखने लगती है और फिर दोबारा से ये की रिंग को ढूंढने लगती है। और ये दूर आकर इसको देखता हुआ सोचने लगता है कि ये तो ऐसे ढूंढ रही है जैसे कोई पूरी की पूरी कंट्री इससे खो गई हो। अगले सीन में हम देखते हैं, डॉक्टर की एक लड़की को किस कर रहा होता है गाड़ी में बैठकर, और ये गूंज देख लेता है और ये सोचता है कि मुझे जल्दी से कहीं उनको यहाँ पर लाकर इसको दिखाना चाहिए ताकि उसको पता चल सके ये किस किस्म का फ्लर्ट इंसान है। और जब वो इसको ये बात बताने के लिए आता है तो वो तो हैरान ही रह जाता है कि ये तो अभी तक बाहर ही होती है, रात हो चुकी हुई होती है और इसने कपड़े भी प्रॉपर अभी नहीं पहने होते और ये इतनी ठंड में बाहर ही होती है, की रिंग को ढूंढ रही होती है और इसका फेस भी ठंड की वजह से येलो हो रहा होता है। ये आकर जल्दी से की रिंग को इसके सामने नीचे फेंक देता है। वो इसको कहती है कि क्या तुमने कहीं से चोरी की थी। वो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी ही चोरी की थी क्योंकि मुझे बड़ी जेलसी हो रही थी कि तुम इससे गिफ्ट ले रही हो, तो इसलिए मैंने चोरी की थी। वो इसको कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई। वो कहता है कि सॉरी, मुझे शर्म नहीं आई, लेकिन मैं सॉरी करता हूँ। वो कहती है कि चलो ठीक है। फिर वो दूसरी साइड को मुंह करती है और जल्दी से वो टीओ को कॉल मिलाने लगती है। ये जल्दी से अपना स्वेटर उतारकर इस पर फेंक देता है। वो कहती है कि ये क्या है। वो कहता है कि मुझे बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए ये स्वेटर तुम पहनो। वो कहती है कि पकड़ो इसे और दोबारा मेरे पीछे ना आना।
और वो वहाँ से जाने लगती है और वो इसको रोकता है और कहता है कि इस साइड पर तुम ना जाओ, इस तरफ तुम ना जाओ। वो कहती है कि तुम मुझे इस साइड को जाने से क्यों मना कर रहे हो? वो कहता है क्योंकि ऐसी कोई बात है जो मैं चाहता हूँ कि तुम ना देखो, क्योंकि अगर तुम इस साइड को जाओगी और तुम्हें दुख होगा, और अगर तुम्हें दुख होगा तो तुम्हारे दुख से मुझे भी दुख होगा, मुझे भी हर्ट होगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें हर्ट हो। वो कहती है कि तुम इस बात की परवाह ना करो कि मुझे हर्ट होगा, क्योंकि मैं बड़ी ढीठ हूँ। अगर मैं किसी भी बात से कभी परेशान होती हूँ ना, तो मैं सो जाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत रोती हूँ, फिर साथ ही मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ, या फिर मैं रिसर्च करने लगती हूँ, अपने काम को करने लगती हूँ। वो ये कहकर फिर से जाने लगती है और ये इसको फिर से रोक देता है, पकड़ कर रोकता है। ये इसको कहती है कि खबरदार, तुमने दोबारा मुझे हाथ लगाने की, टच करने की कोशिश की, और मुझे जाने दो। वो फिर से वहां से जाने लगती है। ये इसका मुंह अपनी तरफ मोड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें हर्ट हो और तुम रो। और अब मैं वही करने जा रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है, जो मैं करना चाहता हूँ। वो आंखें फाड़े इसकी तरफ देखने लगती है कि ये अब मेरे साथ क्या करने लगा है, जो ये कह रहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मेरा दिल करता है। और यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 3 का एंड हुआ था। ली गो ने डॉक्टर केयोंग के फेस को पकड़ लिया होता है और ये इसकी आंखों में बहुत ही गौर से देख रहा होता है, और ये भी घबराते हुए इसकी तरफ देख रही होती है कि इसे क्या हो गया है, ये मेरे साथ क्या करने चाह रहा है। और यहाँ पीछे गाड़ी में ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जो लड़की डॉक्टर टीओ के साथ होती है वो भी डॉक्टर ही है, इन्हीं के हॉस्पिटल में वो काम भी करती है। उसका नाम डॉक्टर बियोक होता है। डॉक्टर बियोक केयोंग को देख लेती है और जल्दी से छुप जाती है। डॉक्टर टीओ भी इन दोनों को देख लेता है। डॉक्टर केयोंग ली गोन को कहती है कि अपने हाथ हटा दो मुझसे, लेकिन वो इसका फेस नहीं छोड़ता। फिर ज़बरदस्ती फोर्सफुली वो इसके हाथों को हटाने लगती है, लेकिन ये फिर भी इसके फेस को मजबूती से पकड़े रखता है। इतने में डॉक्टर टीओ भी वहां पर आ जाता है। वो आकर कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसकी आवाज़ पर ये गाड़ी में देखता है तो डॉक्टर बियोक गाड़ी में नहीं होती। ये देख कर केयोंग के फेस को ये छोड़ देता है। डॉक्टर केयोंग इसको कहती है कि आज के बाद दोबारा मुझे टच करने की, हाथ लगाने की जरूरत भी ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। डॉक्टर टीओ भी इसको कहता है कि बात सुनो, तुम इससे दोबारा बॉदर ना करना, वरना। अभी वो वरना कहता ही है कि ली गुन इसको कहता है कि वरना क्या। वो कहता है कि फिर मैं तुम्हारा डॉक्टर चेंज कर दूंगा। ली गुन इसको कहता है कि किसकी परमिशन से तुम मेरे डॉक्टर को चेंज करोगे। इन दोनों का झगड़ा बढ़ने लगता है। कियूंग डॉक्टर टीओ को काम करने लगती है और कहती है कि तुम छोड़ो इसको, चलो हम खाना खाते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। वो इससे कहता है कि मुझे किसी जगह पर जाना है, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, और क्या तुम आज की रात डॉक्टर बेक के हिस्से का काम कर सकती हो, क्योंकि वो मुझे असिस्ट करने के लिए मेरे साथ जा रही है। असल में ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। ये इसको चीट कर रहा होता है और ये बहाना बना देता है कि मुझे कहीं पर इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है और वो मेरे साथ जा रही है, और आज की रात तुम उसके हिस्से का काम कर देना। वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि मैं इसके हिस्से का काम कर दूं तो मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती है, थकी हुई होती है, लेकिन डॉक्टर टीओ के कहने पर मान ही जाती है और वो चला जाता है। इसके जाने के बाद ली गुन इसको आकर कहता है कि तुमने इससे हाँ क्यों बोली है, तुम क्यों दूसरों के हिस्से का काम करती रहती हो। चलो अभी इससे बोलो कि तुम किसी के हिस्से का काम नहीं करोगी, तुम इसकी हर बात इतनी आसानी से क्यों मान जाती हो। अभी के अभी तुम चलो मेरे साथ और इसको ना बोलो। वो इससे कहती है कि तुम लिमिट्स में रहो और ये जितलाने की कोशिश तो तुम बिल्कुल भी ना करो कि जैसे तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र हो, मेरा बड़ा एहसास हो। मैं जानती हूँ तुम भी ये सब अपने मतलब के लिए ही कर रहे हो। इसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बड़े गुस्से से इसको ये बातें कहती है और वो ये कहकर वहां से जाने लगती है। तो ये इसका हाथ पकड़कर इसको रोकने लगता है। ये जल्दी से अपना हाथ इससे गुस्से से छुड़ाने लगती है तो इसका नेल इसके फेस को लग जाता है। ये इससे कहता है कि अगर मेरे साथ इसी तरह से रूडली बात करके तुम्हें खुशी मिलती है तो ठीक है, इसी तरह से तुम मेरे साथ बात किया करो। वो कहती है कि हाँ, मुझे लोगों से इस तरह से बिहेव करके खुशी मिलती है और मैं ऐसी हूँ, रूड सी हूँ, बदतमीज सी हूँ, और इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो और अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की को ढूंढो और अपने पास्ट को भूल जाओ। वो ये कहकर वहाँ से चला जाती है और फिर वो सारी रात बड़ी उदासी परेशान सी काम करती रहती है। बैकग्राउंड में सैड सा म्यूजिक बज रहा होता है और यहाँ पे ली कून भी सारी रात बाहर ही बैठा रहता है। मॉर्निंग में ये देखती है इसकी टेबल पर टीओ ने इसके लिए कॉफ़ी बेची हुई होती है। ये कॉफ़ी का सिप लेने लगती है तो इसे ली कून की याद आने लगती है। ये सोचती है कि मुझे इसकी याद क्यों आ रही है, शायद मैं सो नहीं पाई हूँ इसीलिए मुझे इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं। और इधर हम देखते हैं ली कून मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हुआ घर आता है तो इसका जो पपी होता है ये घर से बाहर किसी ने बांध दिया होता है।
वो सोचता है कि इसे किसने बाहर निकाल दिया है। इससे फिर ख्याल आता है कि ये काम गून का ही हो सकता है। और इधर हम देखते हैं गून घर वापस आ गया होता है और वो बड़ा उदास सा शावर बाथ ले रहा होता है। शिन आकर इसको कहता है कि तुम फिर से भागकर हॉस्पिटल से आ गए हो और तुमने पपी को भी बाहर निकाल दिया था। वो कहता है कि ये हर वक्त मुझ पर भौंकता ही रहता है, मैं इस घर का मालिक हूँ और कुत्ते का क्या काम कि वो मालिक पर भौंके, इसलिए मैं इसको इसके औकात में रखूंगा और आज के बाद ये बाहर ही रहेगा। शिन इसकी तरफ अपने कपड़े फेंकता है, ये थैंक्स बोलता है। फिर शिन इसको कहता है कि तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तुमने हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा खाना मेरे कार्ड से मंगवाया। वो कहता है कि हाँ, तुम मेरे भाई हो तो भाई भाई एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर शिन कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या हर चीज़ इधर से उधर फेंक रहे हो, गंद मचा रहे हो। वो इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और अपने लिए कपड़े निकालने लगता है और कहता है कि मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड और ना ही मेरा फ़ोन मिल रहा है और ना ही मुझे मेरा वॉलेट मिल रहा है। शिन तो इसकी बातों पर घबरा रहा होता है। फिर गून पलटकर इसको कहता है कि जब तक मेरा कार्ड मुझे नहीं मिलता, मेरा वॉलेट मुझे नहीं मिलता, मैं तुम्हारा कार्ड और तुम्हारे पैसे ऐसे ही यूज़ करता रहूँगा और जल्द ही मैं जॉब को ढूंढ कर तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें सूद समेत लौटा भी दूंगा और तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोलूँगा। शिन तो इसकी बातों पर बिल्कुल चुप सा होता हुआ इसे देख रहा होता है। ये सब बहुत ही लाइट मूड में कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए कह रहा होता है। फिर ये डॉक्टर हाँ को कॉल करता है और कहता है कि गून तो फिर से हॉस्पिटल से भाग आया है और ये बाहर घूमने भी जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी इसके साथ। डॉक्टर हाँ इसको कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने गून के दोस्त जिसका नाम बूंक है उसको कह दिया है कि वो जल्दी से जाकर इसके साथ रहे और ये जहाँ जहाँ पर जा रहा है ये इसके साथ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं गून तैयार होकर बाहर आता है, इसका दोस्त बूंक बाहर ही खड़ा होता है। फिर ये इतनी ज्यादा कार में से एक आम सी कार को चूज करता है और दोनों इसमें फिर बाहर चले जाते हैं। उनका मूड तो काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो धूप को, सनशाइन को बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है, जबकि इसका दोस्त इसको कह रहा है कि तुमने इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव कार्स में से सिर्फ इसी खटारा कार को चुनना था। गून इसको कहता है कि जिस गाड़ी में मैं बैठ जाता हूँ ना वो कभी खटारा नहीं रहती है। वो इसको कहता है कि तुम शो ऑफ करना, बोंगियां मारना बंद करो, अभी इस कार का एक्सीडेंट हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगी कि ये खटारा है कि नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं सियान टीवी पर न्यूज देख रही होती है और इसको पता चलता है कि टेनिस का सेमीफाइनल होने वाला है जिसमें ली शिन इनकी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ये जल्दी से इससे मिलने के लिए चले जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये काफी ज्यादा अल्कोहल की खाली बोतलों को लेकर एक लेडी को जो कि ट्रैश को कलेक्ट करती है इसे देने के लिए आती है और फिर ये इसकी हेल्प भी करने लगती है। असल में ये लड़की बहुत ही ज्यादा काइंड किस्म की, एक्सट्रीमली काइंड किस्म की होती है, ये सबकी हेल्प करती रहती है। अभी भी ये इस लड़की की हेल्प कर रही होती है तो यहाँ पर डॉक्टर क्यूंग आ जाती है और इसे बड़े गौर से देखने लगती है। तभी वहाँ पर दो ठरकी टाइप लड़के आ जाते हैं और वो इस लड़की को छेड़ने लगते हैं। इस लड़की के साथ जो बूढ़ी औरत होती है इसको बहुत ही ज़्यादा इन लड़कों पर गुस्सा आ जाता है और वो रिएक्ट करने लगती है, लेकिन ये लड़की इस ओल्ड लेडी को कहती है कि ये तो लोफर लफंगे टाइप लड़के हैं, इनके मुंह क्या लगना, दफा करे इन्हें। फिर वो देखती है कि क्यूंग तो सामने ही खड़े इसे देख रही होती है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। घर आकर वो देखती है कि टेबल मैसअप हुआ होता है। ये अपने नेफ्यू से पूछती है कि ये सब किसने खाया पिया है और बर्तन छोड़े हुए हैं। इसका नेफ्यू उसको बताता है कि सीईओ ने ये सब किया है। ये फिर रूम को देखती है तो रूम भी बुरी तरह से मैसअप होता है। ये सोचती है कि ये लड़की बाहर लोगों की हेल्प करती फिरती है और जिन लोगों के साथ ये रह रही है उनके घर को इसने गंदा करके रखा हुआ है। फिर वो फ्रेश होकर लेटती है तो इसे बहुत ही गहरी नींद आ जाती है। इधर हम देखते हैं सारे कंट्री में टेनिस के सेमीफाइनल की तैयारी हो रही होती है। न्यूज़ रिपोर्टर शिन के आगे पीछे फिर रहे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। फिर इसका स्पॉन्सर इसे जूते पहनने के लिए देता है, जिस पर ये कहता है कि मैं इन जूतों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो कहता है कि इन जूतों से मेरे पाँव पर छाले पड़ सकते हैं। ये आदमी इसको कहता है कि ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जूते हैं, ये तो तुम्हें पहनने ही होंगे, चाहे तुम्हें इनसे छाले पड़े या ना पड़े, वरना तुम्हारे सारे सीक्रेट्स हम लीक आउट कर देंगे। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गून भी यहाँ पर आया हुआ होता है। ची भी इसको कहती है कि चलो तुम मेरे साथ कम्पीट करो और अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें एक बार फाइनल में खेलने का मौका जरूर मिलेगा। वो तो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और फिर ये दोनों खेलने लगते हैं। 10 साल के बाद इसने हाथ में टेनिस रैकेट पकड़ा होता है। ये शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और बार बार बाय मिस्टेक इससे टेनिस इस लड़की के सर पर लग जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार ये बार बार ऐसा ही करता है और फिर कहता है कि मुझे लगता है कि ये रॉकेट मेरा नहीं है, इसलिए मुझसे हो नहीं पा रहा है। फिर वो जल्दी से रॉकेट को चेंज करने के लिए जाता है तो ये लड़की इसके पीछे भागती है। ये बड़ा फनी सा सीन था। और यहाँ पर हम देखते हैं शिन की भी प्रैक्टिस हो रही होती है। ये तो काफी ज्यादा स्लो होता है और यहाँ पर ली गून इनके साथ खेल रहा होता है और काफी ज्यादा खेलने के बाद इसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये थक हार कर लेट जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं इसकी आंख खुल जाती है। ये टाइम
टाइम देखती है तो 1 हो गया होता है। ये तो परेशान हो जाती है कि मैं कितनी देर सोती रही हूँ। ये जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल करती है तो पता करती है कि ली गुन कहाँ पर है। इसको पता चलता है कि वो तो हॉस्पिटल को छोड़कर फिर से भाग गया है और वो स्टेडियम गया हुआ है। इससे तो इसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वो भी जल्दी से स्टेडियम की तरफ जाने लगती है और वो जाते जाते अपनी मदर से भी बात कर रही होती है। अपनी मदर को वो कह रही होती है कि जिस लड़की को आपने हमारे घर में रहने के लिए जगह दी है, वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। ना तो वो बर्तन उठाती है, ना टेबल साफ करती है, ना ही वो कमरे को साफ करती है। और मैं तो इस लड़की से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। ये अपनी माँ से बातें कर रही होती है और दूसरी साइड से इसकी माँ बाइक पर आ रही होती है। इसकी माँ का घर के बिल्कुल सामने एक्सीडेंट हो जाता है माइनर सा, और वो गिर जाती है। और घर की दूसरी साइड से ये ली गुन की तरफ जा रही होती है और इसको पता ही नहीं चलता कि इसकी माँ का तो एक्सीडेंट भी हो गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं शिन अपने जख्मों को चेक कर रहा होता है। ये शूज पहनने से इसको वाकई में ब्लिस्टर्स बन चुके हुए होते हैं। तभी इसके पेरेंट्स अंदर आ जाते हैं तो ये जल्दी से सॉक से जख्मों को छुपा लेता है। इसकी माँ को थोड़ा सा आइडिया होता है कि शायद इसके पाँव में कोई जख्म हुआ है। वो जल्दी से पूछती है कि तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है। वो स्पॉन्सर की तरफ देखता है और बात को छुपा लेता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी माँ इसको कहती है कि तुमने आज खेल ठीक तरह से क्यों नहीं खेला, स्पीड क्यों इतनी स्लो थी, ऐसा ना हो तो फाइनल में भी ऐसे ही करो और हार जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं सी यॉन ग्लासेस पहनकर स्टेडियम में ली शिन को देखने के लिए आ जाती है और ये आते साथ ही इसके फेस को मार्कर से मार्क कर देती है। ये सामने देखती है तो ली गुन इसे बड़े गौर से देख रहा होता है। ये तो डर जाते हैं कि ये पता नहीं कौन है, और जिस तरह से ये अटेंटिवली मुझे देख रहा है शायद इसको गुस्सा है कि ये मैंने ली शिन के फेस के साथ क्या किया है। शायद ये कोई मैनेजमेंट का बंदा है और अभी आकर ये मुझसे झगड़ा ना करे। लेकिन वो तो बड़े स्टाइल से इसके पास आता है, इसके ग्लासेस में खुद को देखता है और कहता है कि एक्चुअली मुझे मिरर की ज़रूरत थी, और बाल बनाता हुआ आराम से कौन से वहाँ से चला जाता है। और ये कहते हैं कि ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बंदा है। फिर वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी देखती है कि इस लड़के के हाथ में मार्कर है और इसने ली शिन के फेस को बिगाड़ दिया है, तो वो इसको पकड़ कर लिए जाते हैं। इधर हम देखते हैं ये ली गुन को ढूंढते हुए स्टेडियम में पहुंच जाती है। फिर वो स्पॉन्सर से पूछती है कि क्या आपने ली गुन को देखा है। वो बताता है कि वो तो बहुत ही पहले यहाँ से जा चुका है, जिस पर ये और भी परेशान हो जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा। फिर हम देखते हैं ये कुछ बाय करने के लिए शॉप पर आती है। शायद इसको भूख लगी हुई होती है और ये खाना बाय करने के लिए आती है। यहाँ पर शिन भी पहले से ही शॉप पर मौजूद होता है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं। ये फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और शिन अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ से परचेज़ कर रहा होता है। और जैसे ही इसकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है वो जाने लगता है, तो जाते जाते ये बॉटल्स को ठीक करने लगता है, जैसा कि इसने हॉस्पिटल में क्लिनिक में इसके सामने उस दिन किया था। ये बॉटल्स को ठीक करने लगता है और फिर ये जाते जाते इससे टकरा जाता है और इसके एग्स गिरकर टूट जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होते हुए ये इसको बताने लगता है कि मेरी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं थोड़ा सा असल में सुपरस्टिशियस टाइप का बंदा हूँ। अब मेरे अंडे टूट गए हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा हो जाएगा, शायद मैं मैच हार जाऊँगा। ये जल्दी से इसको अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है क्योंकि इसको लग रहा होता है कि इसको मेरी ज़रूरत होगी। शायद ये एक मेंटल पेशेंट है और मुझे इसको काम करना चाहिए, इसको ट्रीट करना चाहिए। वो इसको अपने साथ लेकर आ जाती है, इसके साथ बातें शातें करने लगती है और इसको एक तरह की थेरेपी भी देती है। ये इसको कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, इस तरह की बातें पुराने ज़माने के लोग करें तो इनको सूट करती हैं। आजकल इन बातों की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट पकड़ ली है कि अगर आज के दौर में तुम इस तरह की बातें करोगे तो लोग तुम्हें पागल डिक्लेयर कर देंगे। वो इसको कहता है कि आप मेरी बात को माने ना माने, अगर आपने मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लें, लेकिन मुझे पता है ना जब ऐसा वैसा कुछ भी बुरा हो जाता है तो वो वाकई में मेरे साथ आगे कुछ बुरा लेकर ही आता है। और अगर मैं कल का मैच हार जाऊंगा तो मेरे सारे शोज कैंसिल हो जाएंगे, मेरे मैचेस कैंसिल हो जाएंगे, मेरे सारे स्पॉन्सर्स मुझसे अपने प्रोडक्ट्स को वापस ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेंगे, मेरे साथ कोई भी काम नहीं करेगा, मेरे फैंस मुझसे नफरत करना शुरू हो जाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा मिलियन में ट्रिलियन में नुकसान हो जाएगा। वो इसको समझाती है कि देखो ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टिशियसनेस है, इन बातों में कोई भी रियलिटी नहीं होती है। वो इसको काम करने की, ट्रीट करने की हर तरह से कोशिश करती है। फिर वो खाना खाने लगती है। वो इसको कहता है कि टेस्ट कैसा है खाने का। वो कहती है कि बस नॉर्मल ही है, एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, बस मुझे जब भी भूख लगती है तो मैं हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ, चाहे इसमें टेस्ट हो या ना हो, बस मेरा पेट थोड़ा सा भर जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। वो इसको कहता है कि इसीलिए तो आप इतनी ज़्यादा स्किनी है कि आप खाना ज़्यादा नहीं खाती हैं। फिर वो इससे लेकर खाना खाने लगता है और इसको कहता है कि मुझे भी इस चीज़ का तो मज़ा नहीं आया, चलो मैं तुम्हें एक मिंट केक खिलाता हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, और अगर मैं खेल को जीतूंगा तो मैं बहुत से मिंट केक को खाऊंगा, और मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं कभी ओवर ईटिंग करूँगा तो इसका असर मेरी खेल पर पड़ेगा। वो नोट करती है कि इसकी हर छोटी से छोटी बात में, बड़ी से बड़ी बात में फिक्रें होती हैं, ये किसी ना किसी चीज़ के लिए वरिड होता ही है। इवन कि अब ये खाने की भी बात कर रहा होता है तो यहाँ पर भी ये वरिड होता है कि अगर मैं ओवर ईटिंग करूँगा या पेट भरकर कोई चीज़ खा लूँगा तो इसका ये इफेक्ट होगा, वो इम्पैक्ट होगा, इस तरह की बातें।
फिर वो मिंट केक मंगवाता है। ये मिंट केक खाती है तो ये सोचती है कि पता नहीं ये कैसा टेस्ट में होगा, क्योंकि इसने पहले कभी मिंट केक नहीं खाया हुआ होता और ना ही इसने मिंट केक के बारे में कभी सुना होता है। लेकिन जब वो खाती है तो इसका तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इसका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। ये इसको कहती है कि हाँ, इसका टेस्ट वाकई में बहुत ही अच्छा है। फिर वो इसके साथ और भी बड़ी बातें करती है, जैसे कि ये इसको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस खेल को नहीं खेलना चाहते हो, तो तुम वो काम क्यों नहीं करते हो जिसमें तुम्हारी खुशी हो। तुम हमेशा इस बात के लिए वरीड रहते हो कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी माँ खुश हो जाएगी, मेरे स्पॉन्सर खुश हो जाएंगे, मेरे फैन खुश हो जाएंगे। तुम्हारी खुशी किस चीज़ में है, तुम्हें उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। फिर ये हॉस्पिटल जाने लगती है तो ये इसको कहता है कि अगर अभी मेरे रनिंग का टाइम ना हो रहा होता तो मैं ही आपको हॉस्पिटल तक ड्राइव करके छोड़ आता। वो इसको कहती है कि नहीं नहीं, तुम रनिंग करो, मैं टैक्सी लेकर चले जाऊंगी। और वो जाने लगती है और वो इसको कहता है कि चलो ठीक है, आप टैक्सी में जाए हॉस्पिटल तक और मैं दौड़ते दौड़ते आपकी टैक्सी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि अब मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सही सलामत आपके हॉस्पिटल तक पहुँचा दूँ। और फिर वो इसकी टैक्सी के साथ साथ दौड़ भी लगाने लगता है और थोड़ा सा आगे चलकर ये इसको आवाज़ देता है तो ये देखती है और हैरान रह जाते हैं कि ये तो वाकई में इसकी टैक्सी के साथ साथ भाग रहा होता है। टैक्सी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और इसके भागने की स्पीड भी उतनी ही होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और ये इसको कहती भी है कि अगर तुमने मेरी टैक्सी के साथ साथ ही भागना है तो तुम मेरी टैक्सी में ही आकर बैठ जाओ। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं भागना चाहता हूँ और मैं आपको टैक्सी के साथ साथ ही फॉलो करूँगा और आप प्लीज़ मुझसे बातें ना करने, मेरा फोकस डाइवर्ट हो रहा है। और फिर वो भागने लगता है और ये गाड़ी के अंदर हो जाती है। और इधर हम देखते हैं गून अपने हॉस्पिटल के सब फ्रेंड्स को खाना खिला रहा होता है और ये काफ़ी महंगा ऑर्डर कर देता है। सबको ये बीफ खिलाता है, अपने हाथों से निकाल निकाल कर दे रहा होता है। और यहाँ पर जितना भी स्टाफ बैठा हुआ होता है, 2-3 लोग बैठे होते हैं, ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। इसलिए वो खाना खाने से पहले सोचते हैं कि खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इवन का इनका बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा होता है खाने को देखकर, ये एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तो गून के साथ जो नर्स बैठी हुई होती है वो फौरन से अपनी जैकेट को उतार देती है और कहती है कि अगर हमने इतने अच्छे खाने को देकर खाया ना तो हमें गार्ड की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी। और फिर वो सारे खाने पर टूट पड़ते हैं। और वहाँ पर वो डॉक्टर भी बैठी हुई होती है जिसका डॉक्टर टीओ के साथ अफेयर होता है। गू नोट करता है कि इसने वही की रिंग पहनी हुई है, नेकलेस बनाकर, जो डॉक्टर टीओ ने डॉक्टर कयोंग को दी थी। वो इसको कहता है कि तुम्हारी की रिंग, तुम्हारा नेकलेस तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जिस पर ये लड़की बोल पड़ती है और कहती है कि हाँ, ये तो वही की रिंग है जो डॉक्टर टीओ ने मुझे भी दी थी, लेकिन मुझे तो आजकल मिल ही नहीं रही है, पता नहीं मेरी की रिंग कहाँ चली गई है। फिर वो गून को कहती है कि वो की रिंग उस दिन मैंने तुम्हें दिखाए थे ना, क्या तुम्हें पता है कि वो मैंने कहाँ पर रख दी थी। तुम्हें दिखाने के बाद गून तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि वो की रिंग तो गून ने ही ले ली हुई होती है जो इसने उस दिन डॉक्टर कयोंग को दी थी जब वो रात के टाइम अपनी की रिंग को ढूंढ रही थी। तो ये थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। इसको होता है कि शायद इसको पता ना चल जाए कि इसकी की रिंग तो मैंने ही उठा ली थी। एनीवेज इनको नहीं पता चलता और ये दोबारा से खाना खाने में बिजी हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर इसकी टैक्सी आकर रुकती है तो शिन भी इधर को ही दौड़ते दौड़ते आ जाता है। ये तो इससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और इसको कहती है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तुम एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे दौड़ लगाने वाले रनर भी हो। और मैं मैचेस तो ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं तुम्हारे मैचेस देख ही लेती हूँ और तुम बहुत अच्छा खेलते भी हो और तुम बहुत ही अच्छी, बहुत ही काइंड इंसान हो। फिर वो इससे कहती है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है। वो कहता है कि कहाँ। तो ये अपने हाथ से इसके फेस को इसके क्लोज होकर क्लीन करने लगती है तो शिन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और यहाँ पर मुझे लगा कि आगे चलकर ये स्टोरी लव ट्रायंगल में चेंज हो जाएगी। तभी शिन को एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है इसके मोबाइल पर कि इसका क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। फलां होटल में किसी ने बीफ मेन्यू इसके कार्ड से ऑर्डर किया है। ये तो हैरान परेशान हो जाता है। ये कहती है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि लगता है कि किसी ने मेरे कार्ड से कोई बकरा या भैंस बाय की है पूरी की पूरी। वो इसकी बात को समझ नहीं पाती है, लेकिन कहती है कि चलो चलो ठीक है, तुम्हारे मैचेस के लिए बहुत सी बेस्ट विशेस। और वो ये कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शिन गोन को कॉल करता है कि तुमने तो सारा क्रेडिट कार्ड ही मेरा ख़त्म करके रख दिया है। तुमने खाना खाया है या 10-20 पूरी की पूरी भैंसें तुमने खाई हैं जो कार्ड ख़त्म हो गया है। गून कहता है कि ख़त्म हो गया है तो फिर क्या हुआ, तुम्हें बड़े भाई से हिसाब किताब लेते शर्म नहीं आ रही है। और मैंने अब अपना पर्सनल कार्ड भी ले लिया है, वो तो भी घर पर है और मुझे जैसे ही रिसीव होगा मैं तुम्हें तुम्हारा कार्ड वापस कर दूंगा घर पर आकर। शिन कहता है कि घर आकर कार्ड को वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी के अभी मुझे कार्ड वापस करो, मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। गू तो हैरान होकर इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, अभी क्या तुम यहीं पर हो। वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन वो तो इसको नज़र नहीं आता है। वो कहता है कि हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ और मैं असल में डॉक्टर कीयूंग की रिंग को वापस करने के लिए आया था जो गलती से शायद मेरे बैग में गिर गई हुई थी। और फिर ये डॉक्टर कीयूंग को आवाज़ भी देने ही लगता है कि गून आकर इसको जंप मार कर गिरा देता है।
इधर से डॉक्टर केयोंग भी देखती है कि शायद मुझे किसी ने आवाज़ दी है, लेकिन वो तो देखती है कि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। तो वो अंदर को जाने लगती है और जाते-जाते वो अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि क्या गून हॉस्पिटल में वापस आ गया है कि नहीं आया। और यहाँ पर ये दोनों भाई फूलों में, घास में, पत्तों में लिपटे हुए अपने बचपन की प्यारी-प्यारी यादों में खो जाते हैं। शीन इसको कहता है कि भाई तुम्हें याद है कि बचपन में हम ऐसे ही घास में लेटा करते थे और बातें किया करते थे और एंजॉय किया करते थे। गूं तो खड़ा हो गया हुआ होता है, लेकिन इसकी इतनी प्यारी सी बात सुनकर ये दोबारा से घास में लेट जाता है। शीन इसको कहता है कि भाई आपको याद है कि बचपन में एक दफ़ा मैं भी आपकी तरह टेनिस बॉल खेलना चाहता था और मुझसे खेला नहीं जा रहा था और कुछ लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और आपने फिर इनकी बड़ी अच्छी पिटाई की थी। और यहाँ पर फिर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, इन दोनों के बचपन के दिन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों भाई ऐसे ही लेटे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। गून कहता है कि मैं आसमान की बुलंदी को छूना चाहता हूँ। शिन कहता है कि आसमान तो मेरा है। गून कहता है कि ठीक है, फिर मैं क्लाउड ले लूँगा। शिन कहता है कि क्लाउड भी मेरा है। गून कहता है कि ठीक है, फिर मैं दूसरा क्लाउड ले लूँगा। वो कहता है कि मैं दूसरा क्लाउड भी ले लूँगा। शिन कहता है कि मैं फिर स्टार बन जाऊँगा और सब स्टार्स मेरे होंगे। और शिन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। शिन कहता है कि मैंने बचपन से ही सोच लिया हुआ था कि मैं भी तुम्हारी तरह टेनिस बॉल का प्लेयर ही बनूंगा। वो कहता है कि तुम प्लेयर क्यों बनना चाहते हो मेरी तरह, तुम्हें वो बनना चाहिए ना जो तुम बनना चाहते हो, जिसमें तुम्हारी खुशी हो। और तुम्हारी खुशी अगर किसी सपने में है तो तुम अपने सपने को पूरा करो। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम ऐसे ड्रीम्स रखते हैं जिनमें हमारी खुशी नहीं होती, तो ऐसे ड्रीम्स को छोड़ देना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही गोल रखो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोन केयोंग के मदर के साथ बैठी बातें कर रही होती है। वो इनके हाथ पर कोई मेडिसिन वगैरह भी लगाती है और इनसे कहती है कि कैसी बेटी है आपकी, कि आपको बाइक पर से गिरने की वजह से चोट लगी है और इसने आपका हाल तक नहीं पूछा, आपको कोई मेडिसिन भी नहीं दी है। केयोंग की मदर इसको कहती है कि उसे नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। सियोन कहती है कि आंटी मैंने एक बात नोट की है कि केयोंग बिल्कुल चेंज हो गई हुई है। बचपन में ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी, केयरिंग थी। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा रूड हो गई है। अगर ये मुझे कभी देखती भी है तो मेरे साथ हंस के बात नहीं करती है। इसकी माँ इसको कहती है कि नहीं ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं है, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, अपने पेशेंट का बहुत ही अच्छे तरीके से वो डील भी करती है। लेकिन बात यह है कि बचपन में एक हादसे की वजह से ये ऐसी थोड़ी सी रूड हो गई है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ज़्यादा तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखाया जाता, बस ये दिखाया जाता है कि केयोंग का खिलौना ज़मीन पर गिर जाता है और ये अपने डैडी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड होती है। इसकी माँ फिर इसको कहती है कि इसके डैडी के साथ जो कुछ हुआ था ना, उसकी वजह से इसने फैसला कर लिया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो इसके डैडी ने किया था। लेकिन मैं तो नोट कर रही हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपने डैडी की तरह होती जा रही है। और पास्ट में जो कुछ भी हुआ था ना, इसकी वजह से ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है। और ये क्या मिस्ट्री होती है इसका हमें आगे चलकर पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं गून हॉस्पिटल आ चुका हुआ होता है और वो हॉस्पिटल के बेड पर सोने की ट्राई कर रहा होता है। एकदम से उठकर बैठ जाता है और खुद को मिरर में देखता है। फिर ये टैप लेकर चेक करता है और शी बी को खेलता हुआ देखता है और ये कुछ डिसाइड कर लेता है। अगले सीन में फिर हम देखते हैं सुबह के टाइम मेडिसिन देने के लिए गून के पास नर्स आती है। ये तो सो रहा होता है और वो चले जाती है। और फिर हम देखते हैं ये तो गू होता ही नहीं है, ये तो बॉक को यहाँ पर छोड़कर चला गया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं गून बीजी को लेकर इसी बंदे के पास, स्पॉन्सर के पास आता है। फिर बीजी ने इसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होता है ये वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है और कहता है कि अब से हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने तौर पर खेलेंगे और मैंने तो खुद की एजेंसी भी बना ली है, अब हम किसी की एजेंसी की भी ज़रूरत नहीं है खेलने के लिए। इसको कॉन्फिडेंस देकर इस बंदे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही चेंज हो गए हो, तुम तो पहले वाले गून हो ही नहीं हो। इधर हम देखते हैं शिन प्रैक्टिस कर रहा होता है फाइनल में, सेमीफाइनल में खेलने के लिए और इसे केयोंग की बातें याद आने लगती हैं। इसने इसको बोला था कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हारी खुशी हो। और फिर इसे गून की भी बातें याद आने लगती हैं, दोनों की बातें सेम सेम ही होती हैं। गून ने भी इसको बोला था कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें खुशी हो। और वो फिर इन सारी बातों को मेमोराइज करके बाल को खेलता ही नहीं है, ऐसे हवा में ही छोड़ देता है। सभी हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको क्या हो गया है, लेकिन वो बड़े आराम से खेलना बंद कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इसकी मदर तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, गुस्सा होती है और काफ़ी ज़्यादा इसको डांट रही होती है कि आज तुमने क्या किया है, अगर तुम इसी तरह से करते रहोगे तो तुम फाइनल में हार जाओगे। तो अपने माँ के डांटने की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता और कहता है कि अब से मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ।
और इसके बाद मैं काफ़ी ज़रा सोऊंगा और फिर मैं म्यूज़िक भी सुनूंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसकी माँ को तो और तब चढ़ जाती है, वो तो इस पर और गुस्सा होने लगते हैं। तो इसका डैडी इसको पकड़ कर कहता है कि इस तरह से तुम इसको बिगाड़ दोगी, इसको थोड़े दिन के लिए रिलैक्स होने दो और फिर ये दोबारा से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, खेलना शुरू कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होती है और इसको याद आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस मीटिंग के लिए वो तो अभी तक उसी बैग में है। और अभी से इतने दिन के बाद अपने बैग की भी याद आ जाती है। इसको याद आता है कि अभी तक वो बैग मैंने गून से लिया ही नहीं है। ये तो बहुत ही ज़्यादा वरीड होती है। कुशन की माँ को कॉल करती है और बहाना बनाती है कि मुझे गून की ट्रीटमेंट के लिए कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। वो इनको नहीं बताती कि इसको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इसको डॉक्टर जिम ने स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया होता है कि किसी को पता ना चले कि तुम्हारे बैग में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम यूके से लेकर आई हो। इसलिए ये इनको साफ साफ नहीं बताती है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके बेटे के बैग में है या मेरा बैग आपके बेटे के पास है। वो इसी तरह से बहाना कर देती है कि मुझे गुन का ही कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। गुन के बाद इसको कहती है कि इस वक्त तो हमारे घर पर कोई भी नहीं होगा, हम सारे के सारे स्टेडियम आए हुए हैं शिन के मैचेस की प्रैक्टिस को देखने के लिए। तो अगर डॉक्यूमेंट अभी लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें मैं घर का पासवर्ड बता देती हूँ, तुम खुद जाके तो ले लो। ये तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर हम देखते हैं ये घर के अंदर आती है तो पप्पी को देखकर ये डर ही जाती है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसके साथ फ्रेंडली भी हो जाता है और फिर वो अपने बैग को ढूंढने लगती है। कभी एक रूम में जाती है तो कभी दूसरे रूम में जाती है और ये कहती है कि इस घर में कितने ज़्यादा डोर्स हैं, मैं एक दरवाजे से घुस रही हूँ और मैं दूसरे दरवाजे से निकल रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरा बैग कहाँ पर है। इवेंचुअली इसको काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करने के बाद, देखने के बाद अपना बैग मिल ही जाता है और ये खुशी खुशी अपने बैग को बाहर लेकर जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिन अपने घर को आ रहा होता है और यहाँ से गुन भी अपने घर को आ रहा होता है। इसको बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है और ये घबरा जाते हैं। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गुन घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि बैग वहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन बैग के आसपास कोई भी नहीं है। वो थोड़ा सा पास आता है तो वो डॉक्टर कयूम को देखकर हैरान हो जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है।